हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 125 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 126 प्यार। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। एकांश इशू को कमरे में अपने गोद में उठाकर ले जाता है। इशू उसके कंधे से अपना सर हटाकर कहता है, अंडरस्कोर डैडी, ये आप क्या कर रहे हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, आप मुझे नीचे उतारो। एकांश हल्का मुस्कुराकर उसे नीचे उतारता है। इशू उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को आपके वजह से मेरा हैंडसम लुक खराब हो गया। एकांश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अंडरस्को ये तो अच्छी बात है ना, आखिरकार तुम्हारे डैड को जो सबसे हैंडसम दिखना है। इशू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अंडरस्को यस डैडी, आप तो ऐसे मेरे से ज्यादा हैंडसम दिख नहीं सकते, कम से कम चीटिंग कर लो आप। एकांश अपना तारीफ करते हुए कहता है, अंडरस्को क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं दिखता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। बाहर लड़कियां मुझ पर मरती है मरती। इशू उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को अच्छा ऐसा है तो मम्मी को क्यों नहीं इम्प्रेस कर पाए आप। ये सुनकर एकांश शांत होकर उसे देखने लगता है। इशू हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को मुझे तो लगता है कि अब आपको अपने लुक्स पर फोकस करना चाहिए। समय आ गया है, वरना अब कोई लड़की आपसे नहीं पटने वाली। एकांश को ये सुनकर शौक था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इशू केवल ऊपर से ही शक्त हुआ है, इसके अंदर का वो नटखट इशू छिपा हुआ है। ये सुनकर एकांश आईना के सामने खुद को देखना लगता है। ये देखकर इशू हंसने लगता है। वो ऐसे बहुत दिनों के बाद हंस रहा था। एकांश भी देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी उसके पास उसके आदमी का कॉल आता है। एकांश वहां से थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव करता है और कहता है, अंडरस्को हाँ बोलो क्या खबर है, क्या तुमने काम कर दिया। वो आदमी उधर से कहता है, अंडरस्को बॉस आपने सही कहा था, मिस एरिका का डिटेल्स छिपाया जा रहा है, उनका 5 साल पहले का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो आदमी कुछ देर रुककर कहता है, अंडरस्को बॉस मिस्टर विवान के पीछे भी कोई बड़ा हाथ है, हम उस कंपनी को खरीद नहीं पा रहे हैं। एकांश गुस्से में अपना मुट्ठी बांध लेता है और कहता है, मुझे शाम तक कैसे भी वो कंपनी चाहिए, उसको कैसे भी खरीदो, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वरना अपना शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो कॉल काट देता है। वही दूसरी तरफ प्रिशा घर पहुंचती है। प्रिशा देखती है कि हॉल में विवान और आरू बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन लोग देखते हैं कि प्रिशा और ईवा आ गए हैं, वो दौड़कर उनके पास आते हैं। विवान देखता है कि ईवा प्रिशा की गोद में सो रही है। विवान ईवा को अपने पास लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो प्रिशा शांत होकर बोलती है, अंडरस्को विवान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। विवान थोड़े गुस्से में कहता है, अंडरस्को एरिका तुम्हें प्रिंसेस कहाँ मिली और इसकी तबीयत सही क्यों नहीं लग रही। प्रिशा उसे शांत करते हुए कहती है, अंडरस्को रुक जाओ मैं सब बताती हूँ, पहले मैं ईवा बेबी को सुलाकर आती हूँ। विवान शांत हो जाता है। प्रिशा अच्छे से जानती थी कि विवान ये तो इतने देर में पता लगा ही लिया होगा कि वहां ईवा कहाँ थी। प्रिशा ईवा को कमरे में अच्छे से सुलाकर आती है। विवान उसका वही इंतजार कर रहा था। वो विवान के सामने जाकर बैठती है और विवान को सारा बात बताती है। विवान उसका अच्छा दोस्त था। वो उसका दुख हो या सुख हमेशा उसके आगे खड़ा रहता है। विवान ये सुनकर प्रिशा से गुस्सा था। वो थोड़े गुस्से में प्रिशा से कहता है, अंडरस्को एरिका तुम मुझे इतना काबिल नहीं समझती कि मैं अपनी बेटू का इलाज करा पाता। तुम्हें हमेशा हर चीज खुद से ही क्यों करना होता है, कभी तो मुझे भी खुद के लिए कुछ करने दो, कम से कम हम दुनिया के सामने एक कपल ही है। प्रिशा शांत होकर कहती है, अंडरस्को विवान तुमने पहले ही मेरी बहुत हेल्प की है, शायद उतना कोई किसी के लिए न करे, इसीलिए अब मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहती। विवान नाराज होते हुए कहता है, अंडरस्को एरिका तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम दोनों को अपना दिल से माना है, इसीलिए कभी मुझे भी कुछ कर दो खुद के लिए। प्रिशा उसके अंदर का उसके लिए फीलिंग्स को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो उसे और होप नहीं देना चाहती थी। तभी विवान के पास एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाता है वो सुनकर शॉक्ड हो जाता है। प्रिशा उसका रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। वो एकांश से पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। प्रिशा उसको झंझोरते हुए कहती है, अंडरस्को विवान तुम्हें क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना। विवान अपने सेंस में वापस आते हुए प्रिशा से कहता है, अंडरस्को एकांश ने हमारे कंपनी का 70% शेयर्स खरीद लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है।
मुझे उससे बात करनी ही होगी। वो अच्छा नहीं कर रहा। ये कहकर वो वहां से एकांश के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही प्रिशा खड़ी थी जैसा कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। वो वही खड़े खुद में ही बोलती है, अंडरस्को विवान तुम उन्हें नहीं जानते। जब वो जिद पर आ जाते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। मैं कोई मासूम को ये सब के चक्कर में नहीं फंसने दे सकती। मुझे एकांश से बात करनी ही होगी। आरू जो अपने कमरे में कुछ देर पहले गई थी वो कब का हाल में आ गई थी किसी को पता नहीं चलता। वो वहां खड़े सारी बातें सुन चुकी थी। प्रिशा देखती है कि आरू वही कब से खड़ी थी। वो अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगती है। तभी आरू उससे कहती है, अंडरस्को क्या तुम उसकी पत्नी हो जिस पर करोड़ों लड़कियां जान झिड़कती है? क्या तुम वही प्रिशा अदानी हो जिसे कितने सालों से ढूंढा जा रहा है? मैंने तो ये सब केवल जब 1 साल पहले यहाँ आई थी तब सुना था, लेकिन अब मुझे विश्वास भी हो गया। प्रिशा उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी जैसे कोई पागल को देख रही हो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 127। 5 साल पहले। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा आराध्या को घूरे जा रही थी, इसीलिए आराध्या अब सीरियस हो जाती है और उसके पास आकर बैठती है। आराध्या सीरियस होकर कहती है, अंडरस्को एरिका मेरा मतलब है प्रिशा तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने तो तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। प्रिशा बिना कोई एक्सप्रेशन के वही बैठी रहती है। वो कुछ देर बाद कहती है, अंडरस्को आरू मैं तुम्हें क्या कहती? बताओ तुम ही। क्या मैं इस हाल में 5 साल पहले थी? आराध्या सीरियस होकर कहती है, अंडरस्को प्रिशा तब नहीं सही, लेकिन अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। मैंने तुम्हारे पहले जिंदगी के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन अब मुझे जानना है कि क्या वजह है कि तुम सबसे इतनी दूर है। प्लीज अब बता भी दो। प्रिशा उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहती है जैसे कि वो अपने बीते पलों को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ये सब से कितना दिन भाग सकती थी। इसीलिए प्रिशा आरू को बताना शुरू करती है। प्रिशा अपने बीते पलों को याद करते हुए कहती है, अंडरस्को मैं और मेरा पूरा परिवार जिसमें मैं, मेरा प्यारा बेटा इशू, एकांश जो मेरे लिए किसी की जान भी ले सकता था, मेरे भाई वंश और आयुष जो मेरे लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहते थे, और भाभी कम दोस्त ज्यादा सूची, मेरे प्यारे दोस्त जया, सुप्रिया और माहिर और मेरा पूरा परिवार। सबकी लाइफ में बहुत खुशियां थी। हम सब बहुत खुश थे। इसी बीच हमारे घर में एक खुशियां ही खुशियां आई कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। लेकिन मुझे पता चला कि मेरी सूची और भाई के बच्चे को कोई मारना चाहता है। ये सुनकर मैं और मेरी गैंग इसीलिए लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो गए। वैसे भी एकांश और भाई ने पहले से ही सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लैशबैक 5 साल पहले। सूची के 8 मंथ्स बाद प्रिशा भी प्रेग्नेंट हो गई थी। जब वो हॉस्पिटल से लौट रही थी तभी वहां यश उसे मारने के लिए बहुत कोशिश किया। प्रिशा को केवल उस समय अपने इशू और अपने पेट में पल रहे उस बच्चे को बचाना था। अभी इसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। जब यश उस पहाड़ी पर आया था जहां प्रिशा को बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था, वहां उसके साथ कोई और भी था जो आया था। वो कोई और नहीं माफिया की दुनिया में एकांश का सबसे बड़ा दुश्मन राजीव महाजन था, जो अपने चेहरे पर बड़ा मास्क लगा कर आया था। जैसे ही प्रिशा देखती है कि यश के पीछे किसी और का भी हाथ है वो शॉक्ड हो जाती है। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जान रही थी कि उसके लोग कुछ देर में आते होंगे, इसीलिए वो वहां उसे बातों में उलझाकर सच्चाई निकलवाना चाहती थी। राजीव उसके चारों तरफ घूमते हुए डरवाना हंसी हंसते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिशा 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 सेवियर एंजल, हाँ मानना पड़ेगा तुम खूबसूरत तो बहुत हो, इसीलिए एकांश तुमसे इतना प्यार करता है। लेकिन अफसोस अब ये खूबसूरती का तुम फायदा नहीं उठा पाएगी। तुम्हारे पूरे परिवार को एक एक करके मारूंगा। आज तुम्हारी बारी है और तुम्हें पता तक नहीं चल पाएगा कि मैं हूं कौन। अफसोस खास मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तभी पीछे से यश हंसते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिशा मरने से पहले मेरे भाई की निशानी इशू को वापस मुझे दो, वरना ये भी तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजीव हंसते हुए कहता है, अंडरस्को हमेशा से एकांश ने मुझे हराया है ना, अब उसे और उसके पूरे परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। मैंने तो वंश के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो उसे बचा ही लिया। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? जब तक तुम्हारा उस पर साया रहेगा तब तक उस परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रिशा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? खुद को पहले देख लो। तुम्हारे अंदर तो इतना डर है कि तुम मुझे खुद का चेहरा तक नहीं दिखा रहे। लेकिन मैं तुम्हारे इस घटियापन को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि जब यश जैसा घटिया इंसान अपने भतीजा को नहीं छोड़ सकता तो तुम तो उसके बॉस ही लग रहे हो। ये सुनकर यश को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर प्रिशा को आकर एक थप्पड़ जड़ देता है।
प्रिशा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो इशू के वजह से कुछ नहीं करती। वो बहुत रोए जा रहा था। राजीव हंसते हुए कहता है अंडरस्को प्रिशा आज मुझे ये खेल खेलकर बहुत मजा आ रहा है। अभी तो ये शुरू ही हुआ है। सबको एक एक करके मारूंगा और मेरा कोई पता भी नहीं लगा सकता। एकांश भी नहीं। मुझे लोगों को लाचार होते हुए देख बहुत मजा आता है। ये कहकर राजीव और यश दोनों हंसने लगते हैं। प्रिशा गुस्से में कहती है अंडरस्को तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम बस देखते जाओ। तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि तुम्हारे साथ पुश्तो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। राजीव हंसते हुए कहता है अंडरस्को पता है तुम्हें, तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती कभी नहीं। और हाँ तुम्हें क्या लगता है कि अभी अभी तुम्हें जो पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या एकांश ये सुनकर खुश होगा? उसे बच्चों से सख्त नफरत है। वो उसे मार देगा मार। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से स्वर्ग की मौत दूंगा। ये सब सुनकर प्रिशा शॉक थी। लेकिन वो खुद से जानती थी कि एकांश ऐसा नहीं है। वो तो इशू को बहुत मानता है। तभी गाड़ियों का आवाज आने लगता है। सब वहां पहुंच गए थे। तभी राजीव जल्दी से यश को कहता है अंडरस्को यश मार दो इसे। ये बचनी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। अब क्या होगा आगे? गाइस सॉरी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए एपिसोड छोटा सा है। मैं कोशिश करूंगी कि कल से बड़ा एपिसोड हो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 128 फ्लैशबैक। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। फ्लैशबैक कंटिन्यू। प्रिशा अभी भी शॉक में ही थी। तभी वहां सब लोग आ जाते हैं। उसके बाद का तो आपने पहले स्टोरी में पढ़ रखा होगा। प्रिशा का पहाड़ के नीचे गिरने के बाद प्रिशा जैसे जैसे नीचे गिर रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। वो देखती है कि नीचे समुद्र है। वो केवल भगवान से यही दुआ कर रही थी कि वो बचे या ना बचे प्लीज मेरे बच्चे को बचा लेना। प्रिशा उस गहरा समुद्र में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे बहुत चोट लगी हुई थी। वही विवान अपने दोस्त के साथ वहां पार्टी में आया हुआ था। वो और उसके कुछ फ्रेंड्स समुद्र के किनारे एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। तभी विवान को किनारे पर एक बॉडी दिखती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है कि किसी लड़की का बॉडी है। वो अपने गोद में उसे उठाकर अच्छे से देखता है। वो उसे देखकर बहुत शॉक था। वो धीरे से हैरान होकर कहता है अंडरस्को मिस प्रिशा, लेकिन वो यहाँ ऐसे कैसे? वो उसके नब्ज को चेक करता है। उसकी नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। वो हड़बड़ाते हुए उसे जल्दी से अपने कार में जाकर बैठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। प्रिशा को आईसीयू में भर्ती कर लिया जाता है। डॉक्टर गहलोत अंडरस्को मिस्टर विवान प्लीज आप फॉर्म साइन कर दे। क्या ये आपकी फैमिली मेंबर है? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं कि ये तुम्हारी फैमिली मेंबर में से कोई नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं इन्हें या केवल इनके बेबी को ही बचा सकता हूं। मैं तो बहुत हैरान हूं कि ये अभी तक बच कैसे रही है। ये बहुत देर से पानी में है। मुझे तो ऐसा कोई चमत्कार ही लग रहा है। शायद ये अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है। विवान हैरान होकर कहता है अंडरस्को क्या ये प्रेग्नेंट है? डॉक्टर गहलोत सीरियस होकर कहते हैं अंडरस्को यस मिस्टर विवान। विवान कैसे भी कांटेक्ट करके एकांश को कॉल लगाने का कोशिश करता है। लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। विवान बहुत हड़बड़ाया हुए था। वो जानता था कि एकांश की जान प्रिशा में बसती है। लेकिन पहली बार जब प्रिशा उसे मॉल में मिली थी वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। विवान बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म साइन कर देता है। ऑपरेशन शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसका टेंशन बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटे बाद आईसीयू से डॉक्टर गहलोत निकलते हैं और कहते हैं अंडरस्को मिस्टर विवान। विवान अभी बहुत परेशान लग रहा था। वो हड़बड़ाकर कहता है डॉक्टर गहलोत क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर गहलोत हल्का मुस्कुराकर कहते हैं अंडरस्को यस ऑपरेशन सक्सेसफुल। एक्चुअली आई एम शॉक्ड मिस्टर विवान। दिस इज मिरेकल। लेकिन केवल मुझे यही डर है कि आगे चलकर बेबी को कुछ ना हो। आई एम सो सॉरी। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। विवान को थोड़ा राहत की सांस आती है। विवान कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने चला जाता है तभी उस हॉस्पिटल में राजीव के आदमी आ जाते हैं। वो जैसे तैसे पता करके प्रिशा के वार्ड में घुसकर मारने की कोशिश करते हैं। राजीव को अच्छे से पता था कि ये इतनी जल्दी नहीं मरेगी। इसीलिए वो उसकी लाश को खुद की आंखों से देखना चाहता था। तभी समय पर विवान आकर उन सब से बचा लेता है। विवान हल्का डरते हुए कहता है अंडरस्को लगता है अभी इनके जान को खतरा है। क्या मेरा एकांश को बताना सही रहेगा? नो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। पहले इसे होश में आने देता हूँ फिर देखता हूँ कि करना क्या है। अगले दिन सुबह प्रिशा होश में आती है तो देखती है कि सामने कोई बैठा है। वो उसे याद करने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है अंडरस्को मिस्टर विवान। विवान उसके पास आकर अच्छे से बैठते हुए कहता है अंडरस्को मिस प्रिशा।
क्या आप अब ठीक है? प्रिशा के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, अंडरस्कोर मेरा बच्चा। विवान मुस्कुराकर कहता है, अंडरस्कोर मिस प्रिशा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो ठीक है, मैं हूँ आपके साथ। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। वैसे आप भूल गई हम लोग दोस्त बने थे, इसीलिए इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल मुझे विवान भी कह सकती है। प्रिशा हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोर मिस्टर विवान, मैं यहाँ कैसे? ये सुनकर विवान उसको सारा चीज बता देता है। ये सुनकर प्रिशा हड़बड़ाते हुए कहती है, अंडरस्कोर विवान, मुझे जल्द से जल्द एकांश से मिलना होगा। प्लीज आप मुझे वहां ले चलो। विवान सीरियस होकर कहता है, अंडरस्कोर प्रिशा, आपकी जान अभी खतरे में है। अभी आपका जाना सही नहीं है। आप वैसे भी उस हाल में नहीं है। प्रिशा का अभी अपने ग्रुप से कांटेक्ट करना जरूरी हो गया था। प्रिशा जिद करते हुए कहती है, अंडरस्कोर विवान, मुझे जाना है, प्लीज समझो आप। विवान हार मानते हुए कहता है, अंडरस्कोर ठीक है, मैं ले चलता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ही रहेंगी। प्रिशा मन में कहती है, अंडरस्कोर मुझे जल्द से जल्द इस गैंग को जड़ से उखाड़ना होगा। मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में है। विवान प्रिशा को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। प्रिशा एकांश की केबिन तक पीछे के रास्ते से पहुंचती है, लेकिन उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। एकांश फोन पर किसी को गुस्से में कह रहा था, अंडरस्कोर कैसे वो नहीं मिल रही है? हाँ, वो मुझे चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस बच्चे को मारने के लिए मैंने ही भेजा था, क्योंकि मुझे ये बच्चा मेरे नजरों के सामने नहीं चाहिए, बस उसे अच्छे से ढूंढो। प्रिशा के ये सुनकर पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसे अपने कानों को विश्वास नहीं होता। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है और कहती है, अंडरस्कोर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एकांश ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। वो पीछे जाते जाते विवान से टकरा जाती है। वो विवान को कहती है, अंडरस्कोर विवान चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। प्रिशा अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर मैं दूर तो जरूर के रही हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को आपके पास आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और मैं चाहती तो भाई के घर भी जा सकती थी, लेकिन अभी मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो पीछे से वार कर रहा है। हम जल्दी मिलेंगे एकांश। विवान उसके शांत करते हुए कहता है, अंडरस्कोर ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हम चलते हैं। वही केबिन के अंदर एकांश किसी से प्रिशा को ढूंढने के लिए सीरियस टोन में कह रहा था। वो किसी और के बच्चे की नहीं, बल्कि यश का नाजायज बच्चा के बारे में बात कर रहा था, ताकि उसे ढूंढकर वो उसके पीछे के लोग के बारे में पता कर सके। उसे पता था कि प्रिशा जिंदा है। एकांश उस बच्चे को मारने के लिए नहीं कहा था। उसे बच्चे से बहुत प्यार था, लेकिन वो प्रिशा के कारण अभी बहुत फ्रस्ट्रेट था, इसीलिए वो गुस्से में आयुष से बात कर रहा था, जो अच्छे से जानता था कि उसे करना क्या चाहिए। प्रिशा और विवान उसके बाद अब्रॉड चले जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। ये कहते कहते प्रिशा के आंखों से आंसू निकल आते हैं। आराध्या भी उसे देखकर रोने लगती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, अंडरस्कोर प्रिशा, क्या ये तुम्हारी गलतफहमी नहीं हो सकती है? मैंने उनके आंखों में ईवा के लिए प्यार देखा है। क्या तुम इस बारे में एक बार फिर से नहीं सोच सकती? प्रिशा कुछ सोचते हुए कहती है, अंडरस्कोर पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अब क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 129। मेरी रूप को मुझसे छिना। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आराध्या प्रिशा के गले अलग जाती है। आराध्या रोते हुए कहती है, अंडरस्कोर प्रिशा, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम ही मेरी भाभी बनो। मैंने देखा है भाई के आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद मिस्टर एकांश से बात करनी चाहिए। प्रिशा बैठते हुए कहती है, अंडरस्कोर अभी सही समय नहीं आरू, और वैसे भी मैं अपने पूरे परिवार से आंख तक नहीं मिला पा रही। क्या कहूंगी मैं? अभी मेरे पास उनसे दूर जाने का कोई रीजन नहीं है जिसे मैं उन्हें बता सकूं। सबसे पहले मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं उसे पता है कि मैं जिंदा हूं। वो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा की कोशिश जरूर करेगा। आराध्या सीरियस होकर कहती है, अंडरस्कोर प्रिशा, तुम्हें जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए, कहीं और देर न हो जाए। प्रिशा अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर आरू, तुम नहीं जानती कि अगर मैं उन लोग के पास होंगी तो सबकी जान कितने खतरे में रहेंगी। एक तो वो पहले से ही एकांश के कितने दुश्मन है, ऊपर से ये बहुत खतरनाक है। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले वो सबकी कमजोरी पर ही वार करेगा, जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द उसका काम तमाम करना होगा, वरना एकांश को पता चला तो न जाने वो क्या करेंगे। प्रिशा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। विवान एकांश के ऑफिस पहुंच चुका था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। विवान सीधे वो ऑफिस में चला जाता है, क्योंकि एकांश ने सबको पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि कोई मेहमान आने वाले हैं, उन्हें न रोका जाए। विवान को भी ये देखकर बड़ा अजीब लगता है।
क्योंकि वो एकांश को अच्छे से जानता था कि उसके कंपनी की सिक्योरिटी दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी में से एक है, फिर भी वो अंदर आराम से कैसे चला गया। लेकिन विवान ये सबको इग्नोर करके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एकांश अभी कोई मीटिंग में बिजी है, लेकिन विवान अभी इतने गुस्से में था कि वो बिना परमिशन के ही अंदर चला जाता है। वहां बैठी सबकी नजर पीछे जाती है। एकांश विवान को घूर कर देखता है। विवान ये देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो अपने डर को छिपाते हुए एटीट्यूड के साथ कहता है, अंडरस्को मिस्टर एकांश, मुझसे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एकांश अनजान बनते हुए अपने चेयर पर रोल करते हुए कहता है, अंडरस्को मिस्टर विवान, क्या आपने देखा नहीं कि कई कितनी जरूरी मीटिंग में बिजी हूँ? क्या आपके यही मैनर्स है? प्लीज आप वेट करें, कुछ देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ। विवान गुस्से में सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, अंडरस्को मैनर्स? रियली मिस्टर एकांश, मैनर्स की बात आप कर रहे हैं? ये आपके कैसे शोभा नहीं देती मिस्टर एकांश। एकांश गुस्से में उसे घूर कर देखता है। उसके पीछे पीछे आयुष भी उस केबिन में आ जाता है। एकांश आयुष को कुछ इशारा करता है। आयुष समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। आयुष क्लाइंट से कहता है, अंडरस्को सर, मीटिंग ओवर हो चुकी है, प्लीज आप लोग बाहर चले, सर आपसे बाद में मिल लेंगे। वहां बैठे क्लाइंट्स वहां की गंभीरता को समझते हुए वहां से उठकर चले जाते हैं। आयुष भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। एकांश एटीट्यूड के साथ कहता है, अंडरस्को मिस्टर विवान, प्लीज आप बैठ जाइए, शायद आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, लीजिए पानी पीजिए, जरूरत है आपको। विवान बिना वक्त गवाए एकांश से कहता है, अंडरस्को मिस्टर एकांश, ये आपने ठीक नहीं किया। मेरे कंपनी के शेयर्स इलीगली आपने खरीदा है, आपको शायद पता नहीं, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हैं। एकांश ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। विवान को कुछ समझ नहीं आता कि इसे हो क्या गया है। एकांश हंसते हुए कहता है, अंडरस्को ओह तो मिस्टर विवान इसीलिए यहाँ आए हैं। नॉट बैड मिस्टर विवान, लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि मैंने उस कंपनी को इलीगल तरीके से खरीदा है? विवान को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है। एकांश हंसते हुए कहता है, अंडरस्को मिस्टर विवान, ये अब मेरा कंपनी है, इसके शेयर्स किसी और ने नहीं, आपके डैड ने मुझे बेचे हैं। क्यों न जाकर आप अपने डैड से बात करें? ये सुनकर विवान हैरान हो जाता है। वो जानता था कि उसके डैड घटियापन में नंबर 1 थे, लेकिन इतना उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। एकांश मुस्कुराकर कहता है, अंडरस्को सॉरी मिस्टर विवान, मैं करता भी क्या, आपके डैड मुझे ये कंपनी देना ही चाहते थे, शायद उस कंपनी को एक अच्छे ऑनर की जरूरत थी। विवान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो गुस्से में कहता है, अंडरस्को मिस्टर एकांश, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आपकी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है? ये सुनकर एकांश बहुत सीरियस हो जाता है और चेयर से उठाकर विवान के पास जाकर उसके कान के पास धीरे से एटीट्यूड में कहता है, अंडरस्को कैसी दुश्मनी? मिस्टर विवान, आपने तो मेरी रूह को ही मेरे से छीन रखा है, तो उसे पाने के लिए तो ये करना पड़ेगा ना। वैसे डोंट वरी मिस्टर विवान, वो जल्दी मेरे पास होगी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर एकांश मुस्कुराकर पीछे हट जाता है। एकांश की बात विवान को अच्छे से समझ आ रही थी। उसे अब प्रिशा का खोने का डर सताने लगता है। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। विवान अपने मन में कहता है, अंडरस्को नो, ऐसा नहीं हो सकता, हम एक फैमिली की तरह अच्छे से रह रहे हैं एकांश, तुम मेरी फैमिली को नहीं तोड़ सकते। एकांश वही बैठकर हंसने लगते हैं और खुद से कहता है, अंडरस्को अब उल्टी गिनती शुरू, केवल 10 गिनने तक मेरी बेबी आती ही होगी, आखिर अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को बचाने को आएगी ना। इतना को मैं उसे जानता ही हूं कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकती। वही प्रिशा एकांश के ऑफिस के बाहर पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाने के लिए थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। आखिर वो अकेले कितने सालों बाद यहाँ थी। प्रिशा वही खड़ी गहरी सांस लेती है और फिर अंदर चली जाती है। प्रिशा भी बिना रोक टोक के अंदर ऑफिस तक पहुंच जाती है। वो बिना किसी के परमिशन का गेट खोलती है तो देखती है एकांश पीछे मुड़कर बैठा हुए है। एकांश हंसते हुए कहता है, अंडरस्को ओह तो आप भी आ गई मिस एरिका। अब क्या होगा आगे? क्या प्रिशा विवान की कंपनी को वापस दिला पाएगी? क्या एकांश को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी? क्या होगा जब सारी दोस्त एक बार फिर से मिलेंगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 130, प्रिशा और एकांश की तकरार। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा एकांश के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है। उसे अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वो जल्दी से गेट खोलकर अंदर चली जाती है। वो देखती है कि एकांश अपना चेयर पीछे करके बैठा था। प्रिशा जैसे ही अंदर जाती है, एकांश पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, अंडरस्को वेलकम मिस एरिका, वेलकम। कैसे आना हुआ आपका? प्रिशा चिढ़ते हुए कहती है, अंडरस्को मिस्टर एकांश, आप जानकर भी अनजान अच्छा बन लेते हैं। एकांश मुस्कुराकर वहां से खड़ा हो जाता है। वो उसके पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है, अंडरस्को ओह मिस एरिका,
यू आर सो इंटेलिजेंट लाइक माई बेबी। प्रिशा उसे घूरकर देखती है और कहती है, अंडरस्को आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर एकांश। एकांश उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अंडरस्को ओह माई बेबी, तुम्हारे 5 साल पहले की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्या ये मैं जान सकता हूँ? क्यों छिपा रखा है तुमने? प्रिशा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, अंडरस्को ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे। क्या आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? छोड़िए। एकांश उसको और टाइट पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अंडरस्को मैंने जितना पूछा है उतना का जवाब चाहिए मुझे। उसके अलावा मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। डू यू गेट दैट? प्रिशा को अब दर्द होने लगा था। वो गुस्से में कहती है, अंडरस्को क्या आप अभी तक आप मेरी जानकारी निकला रहे हैं? लेकिन क्यों? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा दूसरों की जिंदगी में दखल क्यों ही देना? आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? प्रिशा अब वहां से जल्द निकलना चाहती थी। एकांश अब गुस्से में आग बबूला हो गया था। वो उसे गुस्से में जाकर दीवार से सटा देता है जिससे प्रिशा को थोड़ी चोट भी लग जाती है। एकांश गुस्से में कहता है, अंडरस्को शायद तुम द एकांश अदानी को भूल चुकी हो। मेरे परमिशन के बिना तो यहाँ पता भी हिलती। और तुम्हारी जबान बहुत चलती है। ये कहते कहते एकांश प्रिशा के एकदम से करीब खड़ा था। वहां अब पेपर पास होने तक की जगह नहीं थी। दोनों की धड़कनें काफी तेज हो गई थी जो एक दूसरे को अच्छे से सुनाई दे रही थी। प्रिशा सरकास्टिक हंसते हुए कहती है, अंडरस्को ओह द एकांश अदानी, इन्हें भला कौन भूल सकता है? एकांश उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को मैंने जितना पूछा है उतना का ही मुझे जवाब चाहिए। फालतू मैं सुनना तक नहीं चाहता। प्रिशा भी गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए कहती है, अंडरस्को हाँ तो क्या सुनना है आपको कि मैं प्रिशा हूं या नहीं? तो सुनो, मैं प्रिशा ही हूं, लेकिन आपकी प्रिशा नहीं। आपकी प्रिशा कब की मर चुकी है। अब जो प्रिशा है वो केवल और केवल विवान को चाहती है, समझे आप? आप मुझसे दूर ही रहो, ये आपके लिए बेहतर होगा। एकांश वहां हैरान और गुस्से भरे नजरों से उसे घूर रहा था। एकांश गुस्से में प्रिशा के गालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, अंडरस्को मैं तो पहले ही जानता था कि तुम ही प्रिशा हो। लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे छोड़ो। अपने फैमिली और बच्चे तक पर भी दया नहीं आई। कैसी इंसान हो तुम? प्रिशा को ये सब सुनकर आंसू आ जाते हैं। वो उसे इग्नोर करके इधर उधर देखने लगती है। तभी एकांश उसका चेहरा अपने तरफ जबरदस्ती घुमाते हुए कहता है, अंडरस्को मैंने अभी बात खत्म नहीं की है। इसीलिए मेरी आंखों में देखो जब तक मैं न हटाने को कहूं। प्रिशा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहती है। प्रिशा गुस्से में कहती है, अंडरस्को हाँ तो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने उसे परवरिश नहीं दी, लेकिन आपने क्या किया उसके साथ? आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, अंडरस्को आपने मेरे बच्चे इशू को कैसा से कैसा बना दिया। वो तो पहले ऐसा नहीं था। एकांश सरकास्टिक हंसते हुए कहती है, अंडरस्को तुम्हें पता भी है हमने तुम्हारे बिना कितना मुश्किल से एक एक पल गुजारा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि सब पर क्या बीती है। और तुम परवरिश की बात कर रही हो। और हाँ, मैंने अपने बेटे को ऐसा बनाया कि दुनिया में इकलौता ऐसा बच्चा होगा जो इतना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो। वो बिल्कुल मेरे जैसा है। थैंक गॉड कि वो तुम्हारे जैसा नहीं बना, वरना वो ये जरूर सीख जाता कि प्रॉब्लम को फेस किए बिना उससे कैसे भागा जाता है। प्रिशा अब कुछ नहीं बोलती। वो अपने मन में कहती है, अंडरस्को एकांश आप अभी कुछ नहीं जानते। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा इससे पहले ये ईवा के बारे में कुछ पूछे। एक तो पहले ही मैंने गुस्से में सब उगल दिया है जो अब मेरे लिए मुसीबत हो गई है। एकांश गुस्से में कहता है, अंडरस्को प्रिशा तुम्हें उस विवान में क्या दिखा जो मुझ में नहीं दिखा? क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है या फिर वो मुझसे ज्यादा अमीर है? अब जो भी हो तुम्हें तो मेरे पास आना ही होगा, चाहे कुछ उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर प्रिशा थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये कितना सनकी है। वो कुछ भी कर सकता था। प्रिशा को अब दर्द सहा नहीं जा रहा था। लेकिन वो एकांश को देखकर शॉक्ड हो गई थी। एकांश अभी बहुत इमोशनल हो गया था। वो इमोशनल होते हुए कहता है, अंडरस्को मेरी प्रिशा बेबी ऐसी नहीं थी। प्लीज मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। क्या कोई तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब क्या होगा आगे? क्या प्रिशा विवान की कंपनी को वापस दिला पाएगी? क्या एकांश को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी? क्या होगा जब सारी दोस्त एक बार फिर से मिलेंगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 131, प्रिशा का मिलन। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा को उसे ऐसा देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो अब उसे नजरें हटाने लगती है और धीरे से कहती है, अंडरस्को एकांश प्लीज मुझे जाने दो। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है। तुम कहीं और हो और मैं कहीं और। एकांश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके सर को पकड़कर गुस्से में किस करना शुरू कर देता है। प्रिशा के भी आंसू निकलने लगते हैं। ये आंसू क्या के थे, केवल वही जानती थी।
प्रिशा को जैसे ही होश आता है वो उसे हटाने लगती है, लेकिन एकांश था कि वो सुनने को तैयार ही नहीं था। एकांश किसके बाद उसे गले लगाते हुए कहता है, अंडरस्को प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट हिलो मत, मुझे ऐसे ही रहने दो। प्रिशा को उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। वो भी जोर जोर से रोने लगती है। एकांश उसे जोर से पकड़कर गले लगाए हुए ऐसे ही रहता है। एकांश चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन उसे प्रिशा के ऐसे रोना पसंद नहीं था। एकांश अपने आंसू पोंछकर उसे गले लगाए हुए ही पीठ सहलाने लगता है। वो धीरे से कहता है, अंडरस्को शुश चुप जाओ। प्रिशा रोते हुए कहती है, अंडरस्को एकांश आप चीजों को आप इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? बहुत सी चीजें हैं जो जैसी है उसे वैसे ही छोड़ देनी चाहिए, वरना बहुत कुछ बिखर जाती है। एकांश उसे शांत कराते हुए ही कहता है, अंडरस्को वही मैं कर रहा हूँ जो जैसा था उसे पहले जैसा कर रहा हूँ मैं। मुझे अपने बेटे को वो खुशियां देनी है जिसके लिए वो कितने सालों से तरसा है। मुझे घर में वो रौनक चाहिए जैसे पहले एक हैप्पी फैमिली की हुआ करती थी। मुझे अपने सारे दोस्तों के चेहरे पर वैसी मुस्कान चाहिए जिसे हम मिलकर जिया करते थे। मुझे वंश थोड़ी देर चुप होने के बाद कहता है, अंडरस्को मुझे वंश के घर की लक्ष्मी, मेरा मतलब है उसकी प्रिंसेस वापस चाहिए जिसके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। मैं किसी से उतना बात नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए रोज अकेले में कितना रोता है। मुझे आयुष की वही बहन चाहिए जो उसे अपना कह सके, जिसके साथ आयुष सब कुछ शेयर कर सके। और ये सब केवल और केवल तुम ही कर सकती हो प्रिशा। केवल तुम। प्रिशा केवल उसकी बातों को सुनते रहती है। एकांश अब थोड़ा रुड आवाज में कहता है, अंडरस्को तुम्हें पता भी नहीं प्रिशा, तुमने कितने लोगों की खुशियां छीन ली। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा एक प्यारा सा भतीजा है जो हर दिन केवल तुम्हारी फोटो देखकर ये पूछता है कि ये कौन है, कब आएंगी। इसीलिए प्रिशा तुम्हें तो हमारे पास आना ही होगा, चाहे इसमें तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर सच में तुमने विवान से शादी कर ली है तो उससे डाइवोर्स ले लो। यही तुम्हारे लिए और विवान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। प्रिशा अपने सेंस में आती है, उसे दूर धकेलते हुए कहती है, अंडरस्को ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो एकांश। इससे आपका कोई फायदा नहीं है। मैं वापस नहीं आने वाली। एकांश को कुछ ध्यान आता है और वो उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को ईवा। ईवा किसकी बेटी है? सच सच बताना। प्रिशा ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। वो उसको इग्नोर करके कहती है, अंडरस्को वो केवल मेरी और विवान की बेटी है। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। एकांश उसको झंझोरते हुए कहता है, अंडरस्को अच्छा, तो वो दिखती मेरी जैसी क्यों है? छोड़ो ये सब, उसका पता मैं डीएनए के थ्रू लगा लूंगा। उसका चिंता तुम मत करो। अब केवल भगवान से यही मनाओ कि मेरा दिमाग वो न्यूज सुनकर सही रहे। अगर वो मेरी बेटी हुई ना, तब पता नहीं मैं क्या करूंगा। प्रिशा ये सुनकर डर जाती है। वो वहां से जाने के लिए बिना कुछ कहे मुड़ती है तो वो सामने देखकर दंग रह जाती है। सामने सूची, वंश और इशू खड़े होते हैं। तीनों उसे बस एक तक देखे जा रहे थे। न जाने वो तीनों वहां कितने देर से उनकी बातें सुने जा रहे थे। प्रिशा उन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। एकांश पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे सामने आए, लेकिन अब जब आ ही गया था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। वंश और इशू का तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो वहां से थोड़ा सा भी हिले। सूची धीरे धीरे आगे आते हुए रोते हुए कहती है, अंडरस्को वंश मैंने कहा था ना आपसे, ये मेरी प्रिशा ही होगी, मेरी प्रिशा ही। ये कहकर वो उसके पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो झूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, अंडरस्को अब क्या तू मुझे गले भी नहीं लगाएगी? क्या तू ये भी भूल गई है? प्रिशा ये सुनकर रोते हुए उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, अंडरस्को कैसी है तू? सॉरी मैंने तुझे भी ये सब छिपाया, लेकिन छोड़ो ये सब। कुछ देर के बाद दोनों अलग होती है और सूची रोते हुए कहती है, अंडरस्को मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। बस तू अभी ठीक है, मैं इसी से खुश हूँ। और उसके पास जाकर कानों में कहती है, अंडरस्को अपने भाई को और एकांश भाई को संभाल ले। तू दोनों को तो जानती ही है, तेरा पीछा अब नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अपने बेटे को छोटा मत समझना, वो भी बहुत चालू है। तुझे ये सब सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं है कि मैं तुझे नाराज नहीं हूँ। अब मैं जानती हूँ कि कुछ तो मजबूरी है जो तू बता नहीं रही है। तुझे मैंने इतने सालों में देखा है। ये कहकर वो मुस्कुराकर पीछे हट जाती है। वही वंश और इशू दोनों अब सीरियस लग रहे थे। प्रिशा कुछ देर पहले का एकांश के बातों को याद करती है। वो धीरे धीरे वंश के पास जा रही थी। उसके दिमाग में सब पहले के सीन्स घूम रहे थे। उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। प्रिशा वंश के पास जाकर वंश को देखते हुए धीरे से कहती है, अंडरस्को भाई। ये सुनने के लिए न जाने कब से वंश के कान तरस गए थे। ये सुनते ही उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपना मुट्ठी कसकर बांध लेता है।
वंश ये सुनकर भी वहां बिना कुछ रिएक्ट किए सीधे खड़ा रहता है। शायद वो उससे बहुत नाराज था। अब क्या होगा आगे? क्या वंश प्रिशा को माफ कर पाएगा? आगे क्या करेगा एकांश? इशू से कैसे मिलेगी प्रिशा? ईवा की सच्चाई जानने के बाद क्या होगा? यह अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 132। वंश का दर्द। वंश का दर्द। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा धीरे से कहती है अंडरस्को भाई। वंश जब ये सुनता है तो उसके आंख से आंसू निकल आते हैं। फिर भी वो मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। प्रिशा को बहुत बुरा लगता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उससे वंश कभी नाराज हो। नाराज तो दूर की बात, इत्तू सा डांट तक नहीं खाती थी। आखिर सबकी लाडली जो थी। प्रिशा उसके तरफ खड़े होकर अपना सर उठाकर आंखों में आंसू लिए हुए कहती है अंडरस्को भाई, प्लीज ना, कुछ तो बोलो आप। डांटना है तो डांटो ना, लेकिन आप कुछ तो बोलो प्लीज। वंश सरकास्टिक मुस्कुराते हुए सूची की तरफ देखते हुए कहता है अंडरस्को सूची, क्या मुझे किसी को डांटने का भी हक है? फिर सीरियस होकर कहता है अंडरस्को सूची, इससे कह दो कि अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। जब इसने हमें अपना नहीं माना तो कैसा रिश्ता? वो मेरी प्रिंसेस जो मेरी दिल का टुकड़ा थी वो कब का मर चुकी है। प्रिशा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अंडरस्को भाई, इधर देखो ना। भाई मानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज अपना नाराजगी मुझ पर निकालो ना। वंश गुस्से में उसका हाथ झटक देता है जिससे प्रिशा लड़खड़ाकर पीछे गिर जाती है। ये देखकर एकांश आने ही वाला होता है कि वो देखता है। वंश जल्दी से प्रिशा के पास आता है। प्रिशा नीचे बैठे अपने हाथ को देख रही थी, या फिर कह सकते हैं अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो अभी खुद को मजबूत प्रिशा नहीं बना पा रही थी। वो बिल्कुल टूट सी गई थी। वंश उसके पास हड़बड़ा कर जल्दी से उसके पास आता है और वो उसके पास बैठकर चिंता भरी आवाज में कहता है अंडरस्को प्रिंसेस, क्या आप ठीक हो? दिखाओ मुझे कहाँ लगी। सब उसकी बात सुनकर शॉक में थे। प्रिशा ने जब प्रिंसेस सुना तो उसे एक सुकून और अपनापन सा महसूस हुआ। वंश को जब रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोला तो वो प्रिशा के तरफ देखने लगा। प्रिशा ये सब इग्नोर करके वंश के गले लग गई। प्रिशा रोते हुए सिसकर बिल्कुल बच्चों की तरह कहती है अंडरस्को भाई, आप प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अपनी प्रिंसेस को आप एक और मौका नहीं दे सकते? वंश खुद को रोकना चाहता था लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वो प्रिशा के सर को सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए कहता है अंडरस्को शांत हो जाओ प्रिंसेस। आपने मुझे पहले बताया होता कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। मैंने पहले सब कर दिया होता। आपको मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या आपने मुझे इतना काबिल नहीं समझा? ये सब तो आपका ही था। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इन बीते 5 सालों में मैं कैसे घुट घुट कर जिया हूं कि मैं अपनी प्रिंसेस को नहीं बचा पाया। मैं मोम डैड को क्या जवाब देता? प्रिशा चुपचाप केवल गले लगाए उसकी बातें सुन रही थी। वंश अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है अंडरस्को, आपको पता नहीं प्रिंसेस, आपके जाने के बाद दादाजी भी हमारे पास, दादू भी हमें छोड़कर चले गए। उस समय मेरे पास कौन था, लेकिन मैं चाहकर भी कमजोर नहीं पड़ सकता था। मुझे सबको संभालना था। मुझे अपने आने वाले बच्चे को खुशियों की जिंदगी देना चाहता था। इसीलिए मैं हमेशा सबके सामने खुश दिखता था, लेकिन मुझे ही मालूम था कि मैं कितना गिल्ट में जी रहा था। वंश का दर्द भरी बातें सुनकर सबके आंसू निकल आते हैं। एकांश को अफसोस था कि वो अपने लाइफ में इतना खो गया कि उसे समझने की कोशिश तक नहीं किया। प्रिशा रोते हुए कहती है अंडरस्को दादू। वंश हल्का मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को हाँ, दादू तो नहीं रहे, लेकिन वो जहां भी होंगे खुश होंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद उनके आशीर्वाद से हमारे घर में एक और बच्चा आया जो बिल्कुल शैतान है। आखिरकार वो हमारा इशू का शिष्य जो ठहरा। वंश अब माहौल को हल्का करने के लिए ऐसा कहता है। प्रिशा और सब ये सुनकर मुस्कुरा देती है। वंश अब सीरियस होकर बोलता है अंडरस्को प्रिंसेस, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इन 5 सालों में आपने अपना नाम, काम, जगह ये सब क्यों बदल रखा है, या इन 5 सालों में आपने क्या किया, लेकिन इतना अब जरूर है कि अब से आप हमारे साथ रहेंगी। प्रिशा कुछ सोचते हुए कहती है अंडरस्को भाई, लेकिन। वंश स्ट्रिक्ट टोन में कहता है अंडरस्को लेकिन कुछ नहीं। बहुत हो गई आपकी मनमानी। कल सुबह आप मित्तल हाउस में शिफ्ट हो रही है। डेट्स माय ऑर्डर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदानी बंगलों में जाओ अभी। ये सब सुलझने में अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन आप मित्तल हाउस में तो रह सकते हो। प्रिशा अपना मुंडी नीचे करके कहती है अंडरस्को ओके भाई, जैसा आप कहे। प्रिशा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ये सबसे कैसे बचे। अब वो अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये सब देखकर एकांश एक डेविल स्माइल देता है, जैसे वो अपने रास्ते एक कदम करीब पहुंच चुका हो। वंश भी एकांश को देखकर अपने मन में सोचता है अंडरस्को इसका कुछ नहीं हो सकता।
इसे मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अपने मन में अभी भी कोई खुराफाती प्लान ही बना रहा होगा प्रिंसेस को पास रखने के लिए। भगवान जी प्लीज बचा लेना मेरे खड़ूस दोस्त से। प्रिशा को अचानक कुछ याद आता है। वो धीरे से कहती है अंडरस्को इशू बेबी। वो इधर उधर देखती है, इशू कहीं नहीं देखता। सारे लोग उसको इतना हड़बड़ाए हुए देखकर उधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वो सच में कहीं नहीं था। प्रिशा हड़बड़ा कर कहती है अंडरस्को वो कहाँ गया। एकांश को पहले टेंशन नहीं होता जब सिचुएशन नॉर्मल होती। वो जानता था कि इशू कितना गुस्से वाला था। वो गुस्से में कुछ भी करता था। इसीलिए वो जल्दी से जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और कैमरे में चेक करने लगता है कि वो बाहर गया है या नहीं। वंश टेंशन में कहता है अंडरस्को एकांश वो कहाँ गया, जल्दी बताओ। सूची भी हड़बड़ाई हुई थी। प्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से एकांश से लैपटॉप ले लेती है और कुछ टाइप करने लगती है। एकांश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। 2 मिनट बाद वो जल्दी से उठकर बाहर जाते हुए कहती है वो बाहर नहीं गया है, वो यही इसी बिल्डिंग में है। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। सब शॉक थे कि इतना फास्ट पता कर लिया। ये केवल एकांश ही कर सकता था। एकांश किसी को कॉल लगाकर गुस्से में कहता है अंडरस्को सिक्योरिटी टाइट कर दो, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहकर वो अपना लैपटॉप चेक करके बाहर निकल जाता है। वंश भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसको सूची हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है अंडरस्को वंश जाने दो उन्हें। उन्हें इस टाइम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। सबको एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। सब सही धीरे धीरे हो जाएगा। वैसे भी हमें घर जाना चाहिए, कल के लिए तैयारियां भी तो करनी है। पागल जया और सुप्रिया सबको बुलाना है। आप देखना सब कल कितने खुश होंगे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। वंश उसे गले लगाकर कहता है अंडरस्को सूची हमारे घर में कितने सालों बाद खुशियां आई है, मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या होगा आगे, क्या कोई खुशियों में लगाएगा ग्रहण, क्या इशू मन जाएगा प्रिशा की बात, अब क्या करेगा विमान, क्या मुसीबत आने वाली है इन सब पर। जया और आयुष का क्या होगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 133, माँ की ममता। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सूची मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को चलो इन्हें थोड़ा टाइम दे देते हैं, हमें अब घर चलना चाहिए वरना आपके साहबजादे को पता चला कि उसके इशू भाई के साथ एकांश के पास उसे हम नहीं लेकर आए हैं तब तो पूरा घर सर पर उठा लेना है। ये सुनकर वंश मुस्कुराने लगता है और कहता है अंडरस्को तुम्हें तो केवल मेरे बेटे की ही गलती लगती है, अभी वो मस्ती नहीं करेगा तो वो कब करेगा। सूची इरिटेट होकर कहती है अंडरस्को पहले तो केवल अपने भांजे को ऐसे कह कहकर आपने बिगाड़ दिया और अब इसे भी ऐसा ही बना दो आप। वंश खुद पर प्राउड करते हुए कहता है अंडरस्को मैंने उसे बिगा नहीं है, वो तो बचपन से ही सुपर इंटेलिजेंट है। आखिर भांजा किसका है। वो देखता है कि सूची इरिटेट होकर बाहर चली गई है। वो भी दौड़कर उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही प्रिशा जैसे ही सबसे ऊपर वाले फ्लो पर पहुंचती है तो देखती है कि इशू चुपचाप वही किनारे खड़ा होकर पूरे शहर को देखे जा रहा है, जैसे वो बहुत अकेला हो, जैसे उसे सुकून की जरूरत हो। प्रिशा उसे किनारे खड़ा देखकर डर जाती है। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो धीरे से डरते हुए कहती है अंडरस्को इशू मेरे बच्चे। इशू इस आवाज को पहचान चुका था। वो इस आवाज को भूल भी कैसे सकता था। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे वो किसी चीज के लिए तड़प रहा हो। एकांश भी अब वहां आ चुका था। वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि वो यहाँ कुछ करने नहीं आया होगा, केवल उसे अभी अकेले रहना था। इसीलिए वो हमेशा उसे अकेले छोड़ दिया करता था। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। एकांश अपने मन में कहता है अंडरस्को जिस टाइम मेरे बच्चे को मेरी जरूरत होती थी शायद मैं उसी टाइम इसे अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दिया। शायद ये प्रिशा होती तो नहीं करने देती। प्रिशा धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और कहती है अंडरस्को इशू तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। इशू गुस्से में चिल्लाकर कहता है अंडरस्को आप यहाँ क्यों आई हो, आखिर क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ रही आप इतने सालों से। आप जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ अकेला रहने दो, समझी आप, मैंने कहा जाओ। एकांश बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है अंडरस्को बेटा बहुत हुआ तुम्हारा, अब हम साथ में घर चलते हैं। क्या तुम अपने डैड से नाराज हो। नहीं ना। इशू गुस्से में कहता है अंडरस्को डैडी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप इन्हें लेकर जाओ मुझे कहीं दूर। ये हमारी जिंदगी में फिर से क्यों आई है डैडी, आखिर क्यों। अब तो हमने रहना भी अकेले सीख लिया, फिर क्यों ये दिखावटी का केयर करने आई है। क्यों 4 दिन के लिए सबको उम्मीद देने आई हो आप, फिर सबको उम्मीद देकर भाग जाएंगी डैडी। प्लीज इन्हें हमसे दूर जाने के लिए कह दो। प्रिशा को लगा नहीं था कि उसका प्यारा सा बच्चा के मन में इतना कुछ बैठा होगा।
उसके डर और दर्द को समझकर प्रिशा भी रोने लगती है। फिर भी वो वहां से नहीं जाती। वो उसके पास आते हुए फिर से कहती है, इशू हम बैठकर बातें करते हैं। पहले तुम नीचे चलो। इशू एटीट्यूड से कहता है अंडरस्कोर। आपको इतने सालों बाद मेरी फिक्र भी होने लगी। नॉट बैड, नॉट बैड। आपको इन बीते 5 सालों में तो कभी फिक्र नहीं हुई कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आज क्यों? वैसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मुझे कुछ हो सकता है। प्रिशा उसके बोलते बोलते तक उस तक पहुंच जाती है और हाथ पकड़ लेती है। वो जोर से खींचते हुए अपने तरफ लाती है और अब वो गुस्से में कहती है, अंडरस्को बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा बकवास। शांति से जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। समझ आई तुम्हें? इशू तो बस हैरान होकर देखे जा रहा था। एकांश पीछे खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि प्रिशा अपने जिद पर आ जाती है तो उसे कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो अपना काम करके ही मानेगी। एकांश मुस्कुराकर अपने मन में कहता है, अंडरस्को इशू बेटे तुम्हें मालूम नहीं, अगर तुम्हारी माँ देवी रूप में आती है तो ये तुम्हारे द एकांश अदानी यानी तुम्हारे डैडी भी शांत हो जाते हैं और यहाँ तो तुम ही हो। इशू रोते हुए अपना हाथ प्रिशा को पीछे झटक देता है। प्रिशा इतनी जिद पर अड़ी थी कि इशू को जोर से पकड़कर गले लगा लेती है, जिसकी इशू को बहुत देर से जरूरत थी। वो अपने बच्चे जैसा उसके फेस पर किस करती है और रोते हुए कहती है, अंडरस्को मेरा बच्चा, जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। जितना गुस्सा होना होगा हो लेना, लेकिन अभी मुझे मेरा हक मत छीनो प्लीज। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इशू को अभी केवल प्यार महसूस हो रहा था। जिस माँ के प्यार के लिए वो उतना सालों से तरसा था शायद आज पूरा हो गया था। इससे उसके इमोशंस नहीं रुक पा रहे थे। इशू रोते हुए केवल उसकी बातों को सुने जा रहा था। वो रोते हुए कहता है, अंडरस्को आपने ऐसा क्यों किया मॉमी? आखिर क्यों? प्रिशा मॉमी सुनकर मुस्कुराती है। वो अपने आंसू को पोंछकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहती है, अंडरस्को तुम अभी बच्चे हो, बच्चों जैसा बिहेव करो। अपने डैड की तरह सीरियस रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो एकांश की तरफ घूरकर देखती है। फिर प्रिशा उसके नाक पर किस करते हुए कहती है, अंडरस्को देखो तो तुम्हारा नाक गुस्से से कितना लाल हो गया है, बिल्कुल टमाटर के जैसा। तुम मेरे प्यारे बच्चे होकर इतना खड़ूस कैसे हो सकते हो? अभी तुम्हारे खेलने कूदने का टाइम है। तुम तो मेरे हैंडसम बच्चे हो, शायद यहाँ खड़े किसी आदमी से भी ज्यादा। इसीलिए तो तुम मेरे बेस्ट बच्चे हो। ये सब सुनकर इशू को बहुत अच्छा लगता है। शायद प्रिशा को न भी पता था कि वो इतना छोटा बच्चा होने के बावजूद क्या क्या कर बैठा था। लेकिन इशू अब यही चाहता था कि वो अपनी मॉमी के लिए प्यारा बच्चा ही रहे। वो एकांश को घूर कर देखता है जैसे कोई वार्निंग दे रहा हो कि वो कुछ भी मॉमी को न बताए। एकांश अपने मन में इरिटेट होकर कहता है, अंडरस्को गजब का मेरा बेटा है यार। कल तक तो ये बोल रहा था कि ये प्रिशा को कभी वापस नहीं आने देगा और ये कर देगा वो कर देगा, और कुछ देर पहले भी तो ये कितना गुस्सा था, और अब तो ये अपने तारीफ पर ऐसे शर्मा रहा है जैसे कि इसने पहली बार सुन हो। और आज तो ये मुझे ही धमका रहा है कि इसकी ये भोले शक्ल के पीछे की सच्चाई इसकी माँ के सामने न लाओ। और हाँ, क्या मैं ज्यादा हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ? ओह माय गॉड, मुझे तो अब अपने लुक पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 134, इंटरट्रेनिंग फादर सन। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा अपने बेटे को कुछ देर तक यूं ही गले लगाए हुए रहती है। वही एकांश पीछे खड़ा होकर हल्का मुस्कुरा रहा होता है। एकांश एटीट्यूड से आकर इशू के कान में कहता है, अंडरस्को इशू बच्चे तुम अभी छोटे हो इसीलिए मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, वरना मैं अपनी बेबी को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये सुनते ही इशू उसे घूरने लगता है। प्रिशा भी दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अब दोनों से इरिटेट हो चुकी थी। इशू भी कुछ कहने को होता है तभी एकांश धीरे से उसे धमकाते हुए कहता है, अंडरस्को इशू मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने अभी कुछ भी मेरे बारे में बोला तो मैं तुम्हारा सारा सच तुम्हारे मॉमी को बता दूंगा। ये सुनकर इशू को बहुत गुस्सा आता है। इशू उसे आंखों ही आंखों में धमकाता है जैसे वो उससे बाद में डील करेगा। ये देखकर एकांश को बड़ा मजा आता है। वो अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी। प्रिशा दोनों को देखते हुए शांत होकर कहती है, अंडरस्को अब मुझे चलना चाहिए। इशू बेबी आप अपना ख्याल रखना। इशू को अभी ऐसा लगा कि जैसे वो कभी वापस नहीं आएगी, वो फिर से हमेशा के लिए जा रही है। इशू उसका हाथ पकड़कर कहता है, अंडरस्को मॉमी आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? आप हमारे साथ पहले जैसा रहो ना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आई प्रोमिस। ये सुनकर प्रिशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिशा अपना आंसू पोंछते हुए कहती है, अंडरस्को कल मैं शिफ्ट हो रही हूं ना भाई के घर, आप वही आ जाना। अब मुझे जाना चाहिए, लेट हो रहा है।
घर पर सब मेरा वेट कर रहे होंगे। इशू को उसे जाने देने का मन नहीं था, इसीलिए वो पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए प्रिशा उसे बैठकर उसके माथे पर किस करके समझाती है। एकांश भी अभी बहुत गुस्से में लग रहा था, इसीलिए वो रूड टोन में कहता है, अंडरस्कोर तुम जा सकती हो, मैं इसे संभाल लूंगा, जस्ट गो। प्रिशा उसके तरफ ध्यान से देखती है, जो अभी उसे इग्नोर करने का पूरा कोशिश कर रहा था। प्रिशा उठकर वहां से चली जाती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है। एकांश इशू को अपने गोद में उठाता है और कहता है, अंडरस्कोर बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार नहीं करते? बताओ। इशू इरिटेट होकर अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, अंडरस्कोर आप पहले मुझे नीचे उतारो। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो बार बार आप मुझे गोद में उठा लेते हो। वैसे भी अब मम्मी चली गई है तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं इतना समझदार। एकांश मुस्कुराकर उसे नीचे उतारता है और उसके गालों पर एक किस करता है, जिससे इशू बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो एकांश से नाराज होते हुए कहता है, अंडरस्कोर डैडी आप मुझे किस नहीं कर सकते। एक आदमी दूसरे आदमी को किस नहीं किया करते। मुझे किस केवल मेरी मम्मी ही करेगी। एकांश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अंडरस्कोर अच्छा, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुद को किस करने नहीं दोगे? इशू इरिटेट होकर कहता है, अंडरस्कोर नहीं, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी मम्मी का प्यारा बच्चा हूँ। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती भी तो मैं किसी और को किस क्यों करने देता। एकांश एटीट्यूड से कहता है, अंडरस्कोर तो तुम्हें मेरी बीबी किस करती है तो मना क्यों नहीं करते? वो मेरी बेबी है तो तुम्हें कैसे किस कर सकती है? इशू एकांश के फेस को देखकर चारों ओर घूमते हुए कहता है, अंडरस्कोर डैडी हाउ मीन। फिर हंसने लगता है, क्यों डैडी मुझसे आपको जलन हो रही है कि मुझे किस मिला लेकिन आपको नहीं? मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं हूं ही इतना हैंडसम। आप खुद पर ध्यान दो वरना वो विवान अंकल भी मुझे दिखने में बुरे नहीं लगते। मैं तो अपनी मम्मी के लिए कहीं भी शिफ्ट हो जाऊंगा। ये कहकर वो हंसने लगता है, लेकिन एकांश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में इशू से कहता है, अंडरस्कोर छोटे बच्चे, तुम उस विवान से मेरा कंपैरिजन कर रहे हो। तुम मेरे बेटे हो समझे, इसीलिए तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। इशू उसको इंस्टिगेट करते हुए जानबूझकर कहता है, अंडरस्कोर डैडी मम्मी की भी कोई गलती नहीं है। आखिरकार दिन ब दिन आप बुढ़े होते जा रहे हो और मेरी मम्मी इतनी सुंदर और जवान, वो क्यों रहेगी आपके पास? एकांश ये सब सुनकर बहुत इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान प्रिशा पर जाता है जो अपना पर्स भूल गई थी वहां लेने आई थी। वो तो इन दोनों का बात सुनकर शॉक थी। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। प्रिशा जाते जाते अपने मन में सोचती है, अंडरस्कोर कैसे बाप बेटे हैं यार। कौन इतने छोटे बच्चे को गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कहता है? ये एकांश बिल्कुल खुद के जैसा बना दिए हैं मेरे बेटे को। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन प्रिशा पहले तू घर चल, क्योंकि वहां अलग ही बवाल कर रखा होगा तेरी छोटी पटाखा ने। वही एक रेस्टोरेंट में जया और एक आदमी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। जया को जब से प्रिशा के बारे में पता चला था वो पूरी सच निकालने में जुट चुकी थी। इसी सिलसिले में वो किसी आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को बोल रही थी। वो यहाँ कितना मुश्किल से छिपते छिपाते हुए आई थी, लेकिन शायद उसका लक नहीं बाद लक था। आयुष भी उसे रेस्टोरेंट में किसी से मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ होता है। वो आराम से बैठकर किसी के आने का वेट कर रहा होता है। आयुष अपने मन में कहता है, अंडरस्कोर कितने दिनों से नौटंकी ने मेरा कॉल नहीं उठाया, न जाने कहाँ बिजी हो गई है। आज तो मिलकर ही रहूंगा और शादी की बात भी करके रहूंगा। मैं ऐसे ही उसका वेट करते करते मेरी जवानी निकल जाएगी। वो न भी बोलेगी तो मैं जबरदस्ती शादी कर लूंगा। वह ये तो अच्छा आइडिया है आयुष। वो ये सब खुद से कह कह कर मुस्कुरा ही रहा होता है कि वो सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो अपना आंख दोबारा मलता है। आयुष खुद से कहता है, अंडरस्कोर ये सामने सामने जया, ये ड्रामेबाज यहाँ, वो भी किसी लड़के के साथ। कहीं ये किसी और के साथ डेट पर तो नहीं आई है, या फिर ये इसका एक्स हो सकता है। क्या मैं जाकर पूछूं? नहीं नहीं, पहले ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं ये सुनता हूं पहले। अब क्या होगा आगे? क्या करेगा आयुष? क्या आयुष और जया का रिश्ता अब आगे बढ़ेगा? क्यों इतने सालों में जया ने शादी नहीं की? क्या होगा जब विवान को पता चलेगा कि प्रिशा ने अपनी सच्चाई बता दी है? कौन से अब नए तूफान आने वाले हैं इन सब की जिंदगी में? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 135, जया प्रपोजल। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आयुष उन दोनों की बातें सुनने के लिए उनके पास जाकर सामने वाले चेयर बैठ जाता है। आयुष अपने मन में कहता है, अंडरस्कोर हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखवाओगे आप। मानता हूं कि सारे लोग शादी करने के बाद पछताते हैं, लेकिन वैसा पछतावा मैं भी करना पसंद करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ चल क्या रहा है ये मुझे जानना है। आज तो मैं जया से बात करके ही रहूंगा।
जया उस आदमी से बात कर ही रही होती है, तभी वो ऐसा महसूस करती है जैसे कोई उसे बहुत देर से घूरे जा रहा है। वो पीछे मुड़ना उस समय सही नहीं समझती। तभी उसे एक आइडिया आता है। जया अपना फोन निकालकर सेल्फी लेने लगती है। वो बहुत अजीब अजीब सा फेस बना रही थी। उसके सामने बैठा लड़का उसे देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे समझ ही नहीं रहा था कि क्या आज सच में उसकी मीटिंग इससे होने वाली थी। जया सेल्फी में देखती है कि आयुष उसे घूर घूर कर देखे जा रहा है। जया गुस्से में खुद से कहती है, अंदर ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे मुझ जैसी प्यारी भोली भाली एक बेचारी लड़की पर शक है? मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। रुको मजा चखाती हूँ। कुछ सोचकर वो हंसने लगती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा हो। जया खड़ी होकर अपने पर्स से लिपस्टिक निकालती है और डार्क रेड कलर का लिपस्टिक लगाती है। सारे लोग वहां बैठे उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे, लेकिन उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खड़ा होकर अपने सामने वाले आदमी जिसके साथ उसका मीटिंग था उसके पास चली जाती है। वो उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेने लगती है। वो आदमी तो बस हैरान था। वो अपने मन में सोचता है, अंदर क्या सच में ये कोई सेवियर गर्ल की मेंबर है? क्या सच में मुझे इससे मिलना था? लेकिन कुछ भी कहो, लड़की तो है बहुत सुंदर। जया फेक स्माइल देते हुए धीरे से उसके पास जाकर कहती है, अंदर अपने सोच पर लगाम लगाओ वरना यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे, और हाथ जैसा मैं कर रही हूँ वैसा मुझे करने दो। आयुष जब वो दोनों को उतने नजदीक बैठा देखता है तो उसे जलन होने लगती है। एक तो वो पहले से ही बहुत गुस्से में था। वो गुस्से से उठकर वो दोनों के पास जाता है और जया को उसके पास से खींचकर अपने पास लाता है और सामने खड़े आदमी तो टू मुक्का कस कर देता है। आयुष गुस्से में कहता है, अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को टच करने की भी? उसके इतने करीब आने का तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारी तो। जया को ये सब देखकर मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके मजे के चक्कर में बेचारा दो मुक्का आयुष से पिट चुका था। उस आदमी से अब रहा नहीं जाता। वो गुस्से में कहता है, अंदर सर आपकी गर्लफ्रेंड या जो कोई भी है उन्हें मैंने कुछ भी नहीं किया। वो खुद ही मेरे पास आई थी। आप इनसे पूछ सकते हो। आयुष गुस्से में जया को देखता है। जया को न ही किसी से शर्म थी न ही कुछ। वो बिंदास होकर सबके सामने बोलती है, अंदर हाँ मैं ही गई थी उसके पास। तो तुम क्या करोगे? आयुष गुस्से में उसको घूर कर कहता है, अंदर क्या तुम्हें शर्म नहीं है? तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास कैसे जा सकती हो? तुमने तो मेरे साथ कभी सेल्फी नहीं ली। जया मुस्कुराकर कहती है, अंदर क्या तुम्हें जलन हो रही है? आयुष जल्दी जल्दी में कहता है, अंदर हाँ हो रही है जलन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जया ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, अंदर तो इसीलिए तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते हुए आए हो? आयुष इरिटेट होकर कहता है, अंदर मैं तुम्हारा कोई पीछा करते हुए नहीं आया। वो तो मैं किसी मीटिंग के लिए यहाँ आया था तो तुम दिख गई इस लड़के के साथ। जया बेचारे के लिए सॉरी फील कर रही थी कि वो उसको गलत समझ ली। जया आयुष के गले लगाकर कहती है, अंदर वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं यहाँ प्रिशा के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। लेकिन आयुष मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयुष को कुछ समझ नहीं आता। वो तो केवल यह जानकर खुश था कि वो जया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो उसको कंफ्यूज नजर से देख रहा था कि वो क्यों प्रिशा के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। जया अपने घुटनों के बल पर बैठकर सबके सामने प्यार से कहती है, अंदर आयुष विल यू मेरी? मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो तुम ही हो जो मेरे लिए बने हो, जो मेरा कितने दिनों तक भी वेट कर सकता है, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम ही हो जो मुझे झेल सकते हो। आयुष जो कहीं खोया हुआ था, वो जब ये सब सुनता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। उसको ये सब सपना लगा रहा था। वो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आयुष जल्दी जल्दी में अपना सर हाँ में हिलाता है और उसको अपने गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगत है। वो बहुत खुश था। जया हंसते हुए कहती है, अंदर आयुष अब बस भी करो, अब मुझे नीचे उतारो, मुझे एकांश जीजू से मिलकर बहुत जरूरी बात करनी है। आयुष एकांश का नाम सुनकर उसे नीचे उतरता है और सीरियस होकर कहता है, अंदर पूरा मैटर क्या है जया? तुम किस बार में पता कर रही हो जो मुझे नहीं पता है? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 136, दुश्मन की एंट्री। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आयुष को कुछ समझ नहीं आता कि जया क्या बोल रही है। जया को वो नीचे उतारकर सारा माजरा पूछता है। जया सीरियस टोन में कहती है, अंदर आयुष मैं उससे मिली थी, वो कोई और नहीं हमारी। सॉरी सॉरी उसने मुझे कसम दे रखा है, मैं बता नहीं सकती। आयुष अंजना बनते हुए कहता है, अंदर क्या तुम्हें प्रिशा ने कसम दे रखा है? जया बिना सोचे समझे कहती है, अंदर हाँ उसने ही मुझे कसम दे रखा है कि उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊं।
ये बोलने के बाद जया खुद से कहती है अंडरस्को क्या मैंने बातों बातों में बता दिया कि वो प्रिशा ही है। ओह माय गॉड ये मेरे से क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं। आयुष मुस्कुराकर कहता है अंडरस्को वो प्रिशा ही है, इस बारे में सबको पता चल गया है, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कल मित्तल हाउस शिफ्ट हो रही है, मुझे सूची भाभी ने सब बताया। जया खुश होकर गले लगते हुए कहती है अंडरस्को क्या सच्ची। ओह माय गॉड मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एकांश जीजू को कुछ जरूरी बात बतानी है। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा। आयुष सीरियस होकर कहता है अंडरस्को ठीक है मैं भी चलता हूँ। तुम्हें वहां छोड़कर मुझे मित्तल हाउस भी जाना है। आखिरकार मेरी छोटी इतने सालों बाद जो घर आएगी। जया मुस्कुराकर कहती है अंडरस्को जरूर जरूर। वैसे हमारी सुप्रिया मैडम भी आज आ रही है। वो मैडम को न जाने केमिकल्स में कितना इंटरेस्ट है। उसके लिए अपने दोस्तों को छोड़कर फॉरेन में एक्सपेरिमेंट करने गई थी मैडम। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम चारों दोस्त साथ होंगे। ये कहकर वो आयुष के साथ चली जाती है। वही प्रिशा अपना घर पहुंचती है। वो देखती है कि ईवा जागकर वही हाल में बैठे गेम खेल रही थी। प्रिशा उसे देखकर एक सुकून की आह भरती है और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसके पास जाते हुए कहती है अंडरस्को ईवा बेबी आप उठ गई, क्या आपने खाना खाया। ईवा देखती है कि उसकी मम्मा आ गई है। वो खुश होते हुए खड़ा हो जाती है। तभी पीछे से विवान आते हुए कहता है अंडरस्को बेबी आप आराम से बैठ जाओ, आपको अभी रेस्ट की जरूरत है। ईवा मुंह फुलाकर वही बैठ जाती है और कहती है अंडरस्को पेप्स आप भी ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी आप मुझे खेलने नहीं दे रहे हो और न ही आप साथ में खेल रहे हो। विवान मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कहता है अंडरस्को आप तो मेरी जान हो बेबी। मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको रेस्ट करना है। आपको कोई भी चीज चाहिए तो मुझे बताओ मैं ला देता हूँ। ईवा मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को पेप्स मुझे मम्मा का हक चाहिए। विवान प्रिशा के तरफ देखता है तो प्रिशा मुस्कुराकर आकर ईवा को हक कर लेती है। प्रिशा को उन दोनों के बीच का प्यार देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बताए कि वो और ईवा को कल मित्तल हाउस में शिफ्ट होना है। ईवा देखती है कि उसकी माँ और पेप्स दोनों अपने सोच में कहीं गुम है। ईवा अपने प्यारी सी आवाज में कहती है अंडरस्को मम्मा क्या आपको कुछ हुआ है, क्या आपको किसी ने डांटा है। प्रिशा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को नहीं बेटा, आपकी स्ट्रॉन्ग मम्मा को भला कौन परेशान कर सकता है। विवान उसे ध्यान से देखता है। उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो खुद पहले से ही परेशान था। प्रिशा धीरे से कहती है अंडरस्को विवान मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विवान को न जाने क्यों ये सुनकर उसे डर लगने लगता है। वो शांत होकर कहता है अंडरस्को हाँ कहो, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम बेझिझक बोल सकती हो। प्रिशा बिना उसके तरफ देखते हुए कहती है अंडरस्को विवान उन्हें सब पता चल चुका है, इसीलिए मुझे कल के कल मित्तल हाउस शिफ्ट होना होगा, वरना तुम नहीं जानते कि एकांश अभी तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। विवान ये सुनकर एकदम सुन रह जाता है, क्योंकि उसे कितना भी प्रॉब्लम हो लेकिन वो जब घर आकर प्रिशा और ईवा को देखता था तो वो अपना सारा दुख दर्द भूल जाता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ही जवाब दे। ईवा को उन दोनों का बात कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विवान का हाथ पकड़कर उसके तरफ देखकर कहती है अंडरस्को पेप्स क्या हुआ है आपको, आप सैड क्यों हो, मम्मा कहाँ जाने को बोल रही है मुझे। विवान नीचे बैठकर उसे गले लगाते हुए इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल होते हुए कहता है अंडरस्को बच्चा कल आप अपने मामू के यहाँ जा रहे हो, आप नए नए अच्छे अच्छे फैमिली से मिलोगे, वो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। ये सुनकर ईवा खुश हो जाती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है अंडरस्को पेप्स आप भी चलोगे ना, हम बहुत मजा करेंगे, मैं मिस्टर हैंडसम और भाई को भी बुलाऊंगी, हम सब साथ में मिलकर मजा करेंगे। प्रिशा हल्का मुस्कुराते हुए कहती है अंडरस्को बेबी आप जाओ अंदर, आपको क्या क्या लेकर जाना है सब एक साथ कर लो, फिर मुझे पैकिंग भी करनी होगी। ये सुनते वहां खड़ा एक सर्वेंट आकर ईवा को अंदर लेकर जाता है। प्रिशा विवान के बगल में बैठ जाती है। विवान नकली मुस्कुराहट के साथ कहता है अंडरस्को तुम जा सकती हो प्रिशा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। वो तो मैं पहले से ही जानता था कि ये दिन जरूर आएगा लेकिन फिर भी इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। प्रिशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है अंडरस्को विवान मैं जानती हूँ कि तुम ईवा से बहुत प्यार करते हो, इनफैक्ट मैं चाहकर भी तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं कर सकती। विवान तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम हमारे चक्कर में अपना लाइफ बेकार ही बर्बाद कर रहे हो। अब मुझे लगता है कि तुम शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और तुम चिंता मत करो, मैं एकांश से कहकर तुम्हारा कंपनी तुम्हें वापस दिला दूंगी। और हाँ तुम तो हमसे मिलने हमेशा मित्तल हाउस आते ही रहोगे, क्यों आओगे ना। विवान मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्को तुम्हें चिंता करने ही जरूरत नहीं है प्रिशा, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ कि अब मैं रोज नई नई गर्लफ्रेंड लाऊंगा और कोई मुझे डांटने वाली नहीं रहेगी।
प्रिशा उसे हल्का चपत लगाते हुए हंसते हुए कहती है, अंडरस्को ये तुम सोचना भी मत, मैं आते रहूंगी, समझे। विवान अपने मन में कहता है, अंडरस्को तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा प्रिशा, मैं नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूंगा। तुम ही मेरी फैमिली हो। जब मेरे लिए कोई नहीं था तब तुमने मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जितना तुमने मेरे लिए किया है। आखिर क्यों? क्या मैं इसके लिए थोड़ा स्वार्थी नहीं हो सकता? वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बैठा वो शख्स अपने दीवार पर टांगे फोटो पर लाल टिक लगा रहा था। वो एकांश के फोटो को टिक लगाकर हंसते हुए कहता है, एकांश एकांश एकांश, मैं तुम्हें तड़पड़ा कर मारूंगा। तुम्हारी कमजोरी, हा 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 हा, वो आ चुकी है। तुम्हें ऐसे आसानी से नहीं मारूंगा। अब तुम देखते जाओ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 137। प्रिशा इज इन मित्तल हाउस। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आयुष जया को अदानी अंपार छोड़कर मित्तल हाउस के लिए वहां से निकल जाता है। जया कुछ सोचते हुए उसके ऑफिस में पहुंचती है। वो ऑफिस के अंदर परमिशन लिए बिना जाती है। एकांश उसको घूर कर देखता है। वो हड़बड़ा कर हंसते हुए कहती है, अंडरस्को सॉरी सॉरी, वो मैं बिना परमिशन के आ गई। इतना कहते कहते वो जाकर सामने आराम से बैठ जाती है। डर नाम तो जैसे उसे बचपन से नहीं था। जया आगे हंसते हुए कहती है, अंडरस्को जीजू चिल कीजिए चिल, मुझे ना आपसे कोई जरूरी बात करनी है प्रिशा से रिलेटेड। अगर आपको नहीं सुनना तब मैं जा रही हूँ। एकांश जया को अच्छे से जानता था। वो बहुत चालाक थी। एकांश प्रिशा का नाम सुनकर उसे बैठने के लिए कहता है। एकांश उसे घूर कर देखते हुए कहता है, अंडरस्को क्या जानती हो तुम? जया जानती थी कि एकांश के पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए वो बिना बात बनाए उसे कहती है, अंडरस्को मुझे ये बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो प्रिशा है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि उसने मुझे कसम दे रखी थी। एकांश तो उसे बस हैरान होकर देखे जा रही थी। वो उसका हिम्मत का दाज दे रहा था कि वो उसके सामने आकर इतना कॉन्फिडेंस से सब कुछ बता रही थी। जया एटीट्यूड से बोलती है, अंडरस्को हाँ तो जीजू आप जैसा कि जानते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो मैंने सब कुछ पता लगा लिया कि 5 साल पहले क्या हुआ था। एकांश ये सुनकर हैरान होकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अंडरस्को क्या क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतना जल्दी कैसे पता लगा लिया? जया मुस्कुराकर कहती है, अंडरस्को हूं ना मैं स्मार्ट। अब आप तारीफ भी मत कीजिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। एकांश उसकी फालतू बातों को इग्नोर करके कहता है, अंडरस्को जया हुआ क्या था 5 साल पहले? मुझे जानना है। वो छोटी बेबी, वो किसकी बेटी है? जया मुस्कुराकर कहती है, जीजू थोड़ा आराम से बैठ जाओ पहले आप। मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है आप प्रिशा के बारे में अपने बेस्ट आदमी से कहकर पता लगा रहे हो। लेकिन आप शायद भूल लगाए कि इस फील्ड में मुझसे बेस्ट आपको यहां नहीं मिलता। मैं जानती हूं कि आपके आदमी कल सुबह तक पता लगा ही लेंगे, लेकिन मैं तो स्पफॉस्ट हूं ना। एकांश अब उसकी तारीफ सुन सुनकर इरिटेट हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे देखता है। जया एकांश को देखकर थोड़ा डर जाती है। वो आगे अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अंडरस्को जीजू जहां तक मुझे लगता है वो आपकी ही बेटी है, लेकिन मैं है कंफर्म नहीं बता सकती। प्रिशा 5 साल पहले वहां से गिरने के बाद वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रही थी। उसे कोई और नहीं मिस्टर विवान ने ही बचाया था, और हाँ शायद प्रिशा के जान के पीछे कोई है जो पड़ा हुआ है। एकांश ईवा के बारे में उसके जब सुनता है उसकी आंखें चमकने लगते हैं, लेकिन प्रिशा के बारे में सुनता है कि उसके जान के पीछे कोई पड़ा है, उसका गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो सीरियस टोन में जया से कहता है, अंडरस्को और क्या पता चला है जया? वहां हुआ क्या था? पूरा बताओ मुझे। जया थोड़ा शांत होकर कहती है, अंडरस्को जीजू मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि डॉक्टर गहलोत को सब कुछ पता है। वो मुझे बताने के लिए तैयार नहीं है। आप ही अब कुछ कर सकते हैं। एकांश केवल हम में जवाब देता है। वो अभी बहुत सीरियस लग रहा है। जया मुस्कुराकर कहती है, अंडरस्को जीजू मैंने आपका कितना बड़ा काम किया है तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। एकांश थोड़ा शांत होकर कहता है, अंडरस्को बोलो जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। जया खुश होकर उसके पास जाकर धीरे से कहती है, अंडरस्को जीजू अब मुझे लगता है मेरी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब आप शादी की तैयारी कराओ, वरना आप ही सोचो अगर मेरी क्यूटनेस में थोड़ी भी कमी हो गई तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अब आप तोड़ रहम खाओ, मेरी भी शादी करा दो। एकांश तो बस उसे खड़ा हैरान होकर बस देख जा रहा था। वो इतना कहकर बिना पीछे मुड़े जाते हुए कहती है, अंडरस्को जीजू एक बार जरूर सोचना जो मैंने कहा। और हाँ आप ईवा की चिंता मत करना, उसकी मासी है वो भी मेरी तरह क्यूट हमेशा रहेगी। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। एकांश हल्का मुस्कुराते हुए खुद में कहता है, अंडरस्को जया बिल्कुल अभी तक नहीं बदली है। मेरा भाई कब से शादी करने के लिए मरा जा रहा है लेकिन उतने सालों में ये नहीं मानी।
क्योंकि इसकी दोस्त साथ नहीं थी। लेकिन ये दिखाती नहीं है कि इसे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन कोई नहीं साली साहिबा, मैं अपने भाई का शादी तुम्हारे साथ धूमधाम के साथ कराऊंगा। एकांश, अब तो तुझे अपनी बीबी की भी क्लास लेनी है। वो मेरी बेटी को मुझसे इतने साल कैसे दूर रख सकती है? वो मेरी बेटी है मेरी। द एकांश अदानी की। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था अभी। वो गुस्से में कहता है, अंडस्को कौन है वो जो मेरी जान के पीछे पड़ा है? वही अगले दिन प्रिशा देखती है कि सुबह सुबह बिना कुछ उसे बोले हुए उसके गेट पर 10 गाड़ियां आकर लग जाती है। उसमें से बीच वाली कार से आयुष खुश होकर निकलता है और बाहर ही प्रिशा का वेट करता है। प्रिशा देखती है कि विवान कहीं नहीं है। शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आकर अलविदा कह सके। प्रिशा ये सोचकर उदास हो जाती है, लेकिन ईवा बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वो आराध्या को किसी देती है और कहती है, अंडस्को आरू आप भी चलो ना, हम सब साथ में रहेंगे। आरू इमोशनल होकर कहती है, अंडस्को नहीं बेबी, अभी मुझे काम है, आप जाओ खूब मजे करना, मैं आऊंगी आपसे मिलने। प्रिशा आरू से गले मिलती है और इधर उधर देखती है। आरू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अंडस्को प्रिशा भाई ठीक है, तुम चिंता मत करो, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी मैं हूं ना उनके साथ। प्रिशा हाँ में सर हिलाती है और वहां से बाहर जाती है। वो आयुष को सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। आयुष उसे आकर गले से लगाता है। प्रिशा मुस्कुराकर कहती है, अंडस्को भाई आप यहाँ, आप क्यों आए? मैं आ जाती है। आयुष उसे गले लगाकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अपने आंसू पोंछकर तोड़ हंसते हुए कहता है, अंडस्को मुझे अपनी छोटी के लिए तो आना ही था ना। अब वो इतनी सालों बाद मित्तल हाउस जा रही है, वो क्या ऐसे ही जाएगी? तभी नीचे खड़ी ईवा खुद को इग्नोर होता हुआ पाकर आयुष के उंगली को पकड़कर कहती है, अंडस्को मामू, मम्मा ने बताया कि मेरे एक छोटे मामू भी है। क्या आप ही हो? क्या आप इतने सारे बॉडीगार्ड्स में लिए लेकर आए हो? आयुष देखता है कि कहीं से आवाज आया। मामू सुनकर वो चौंक जाता है। आयुष उसे मुस्कुराकर देखता है, फिर वो प्रिशा के तरफ देखता है। प्रिशा हल्का मुस्कुराकर कहती है, अंडस्को हाँ भाई मैं मिलवाती हूँ, ये है मेरी बेटी ईवा, जो बहुत नटखट है। ईवा आयुष के पास जाते हुए कहती है, अंडस्को मम्मा मैं नटखट नहीं हूँ, मैं तो सीधी और प्यारी बच्ची हूँ। आयुष मुस्कुराकर उसे गोद में उठाता है और कहता है, अंडस्को हाँ मेरी क्यूटी को कोई नटखट नहीं कहेगा। अब चले बाकियों से मिलने, वैसे आप तो क्यूट बहुत हो। ईवा मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को मुझे सब यही कहते हैं मामू, वैसे आप भी हैंडसम हो, आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत लकी होगी। ये सुनकर आयुष खुश हो जाता है, लेकिन प्रिशा अपने मन में कहती है, अंडस्को कितनों को माखन लगाएगी मेरी बेटी। ओह गोद, वहां जाकर सबकी लाड प्यार से और न बदमाशी करने लगे। ये सोचकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद सारे लोग मित्तल हाउस पहुंच जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 138 फैमिली। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। प्रिशा और ईवा कुछ देर में मित्तल हाउस पहुंच जाती है। प्रिशा बहुत नर्वस लग रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ईवा खुश होकर अपने मन में सोचती है, अंडस्को वाओ, मैं तो पहुंच गई, अब मैं एकांश अंकल को यही बुलाया करूंगी। वाह ईवा तू तो बहुत स्मार्ट है। प्रिशा नीचे उतरकर सामने देखती है। वो सामने देखकर इमोशनल हो जाती है। ईवा को आयुष नीचे उतारकर अपने गोद में उठाता है और अंदर लेकर जाता है। प्रिशा भी उसके पीछे पीछे जाती है। प्रिशा जैसे ही हॉल में पहुंचती है, लाइट ऑफ होता है। प्रिशा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। ईवा इधर उधर देखते हुए आयुष से कहती है, अंडस्को मामू क्या आपने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है? नॉट बैड हाँ। आयुष कंफ्यूज होकर देखते हुए कहता है, अंडस्को क्यूटी आपको कैसे पता कि हमने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है? ईवा हल्का अपना सर पीटते हुए कहती है, अंडस्को ओहो मामू ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, आप और आपका दिमाग भी ना, अब तो आपको सच में शादी कर लेनी चाहिए। आयुष खुद से कहता है, अंडस्को शादी? वो कंप्यूटर के जैसा दिमाग था मेरा, लेकिन पगली ने लव यू बोलकर मेरा दिमाग हैंग कर दिया। ईवा उसे घूरते हुए कहती है, अंडस्को मामू क्या आप भी खुद में ही बोले जा रहे हो? आयुष अपने सेंस में आते हुए कहता है, अंडस्को क्यूटी आप देखो तो आपके लिए मैंने क्या किया है। तभी लाइट ऑन होती है। सामने प्रिशा के सारे फैमिली वाले थे, केवल एकांश और इशू को छोड़कर। उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ईवा बहुत खुश लग रही थी, लेकिन प्रिशा बहुत इमोशनल थी। वो ये सोच में थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सब ऐसे उसे अपना रहे थे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। प्रिशा जाकर वंश के गले लगती है। वंश आज बहुत खुश था। वो प्रिशा के माथे पर किस करता है। वंश प्रिशा को मुस्कुराकर कहता है, अंडस्को वेलकम होम प्रिंसेस। तभी पीछे से ईवा गुस्सा होकर कहती है, अंडस्को क्या मामू आप भी? मुझे किसी ने वेलकम नहीं किया, मैं किसी से बात नहीं करने वाली। अब किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था,
अब सारे लोग ईवा को देखने लगते हैं। वंश उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। उसे पता था कि एकांश के घर कोई छोटी लड़की गई है, लेकिन ईवा के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वो और सभी लोग कभी प्रिशा को तो कभी ईवा को कंफ्यूज नजरों से देखते हैं। सुप्रिया प्रिशा से गले मिलती है और कहती है, अंदर प्रिशा, ये प्यारी सी बेबी कौन है? तभी जया आगे आकर आयुष के गोद से ईवा को अपने गोद में लेट हुए कहती है, अंदर ये है हमारी प्यारी सी ईवा, हमारे घर की सबसे नन्ही सदस्य, प्रिशा की बेटी और अब सबकी जान। सारे लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ईवा मुस्कुराते हुए जया से कहती है, अंदर हाय ब्यूटीफुल, थैंक गॉड कि आपने मुझे पहचाना। आखिर कोई तो प्यारी छोटी सी क्यूटी को पहचान पाया, वरना सारे लोग तो मुझे जानते भी नहीं है। जया मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर आखिर असली हीरे की पहचान एक सच्चा जौहरी ही कर सकता है। सारे लोग ये सोचकर शॉक थे कि जया कैसे ये सब जानती है। सब उसे घूर कर देखते हैं। तभी सुप्रिया आगे आकर कहती है, अंदर ओए मिस इंडिया, कहाँ थी मैडम? आपने तो मुझे भुला ही दिया। कम से कम इस प्यारी सी बच्ची के बारे में तो बता दिया होता। मैं तुमसे अभी बहुत नाराज हूँ। वो ईवा के पास जाकर कहती है, अंदर बेबी, आप तो बहुत क्यूट हो। आपकी मम्मा से नाराज हूँ, लेकिन आपके कारण माफ कर देती हूँ। आप तो बहुत प्यारी हो, इसीलिए मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताती हूँ। आपकी ये तो मासी, या बोले तो आपकी फ्यूचर मामी जो है ना, उनके पास ज्यादा मत रहना। वो आपको केवल खुद का तारीफे कैसे करते हैं वो सिखाएंगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी माहिर ईवा के पास जाकर कहता है, अंदर तो अब हमारी नन्ही सी गुड़िया कैसी है? आप तो मुझे जानती होंगी, आपके डॉक्टर अंकल। ईवा मुस्कुराकर कहती है, अंदर मैंने तो कल ही सबके बारे में मम्मा से पूछ लिया। वैसे डॉक्टर अंकल, आपकी वाइफ बहुत हॉट है। आप इन्हें बचाकर रखो, वरना आपकी हॉट वाइफ पर किसी और ही नजर न पड़ जाए। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिशा ईवा को गुस्से में घूरकर देखती है। तभी वंश उसे अपने गोद में ले लेता है। वो उसे प्यार से कहता है, अंदर मैं अपनी छोटी प्रिंसेस को कैसे भूल सकता हूँ। चलो, आपके लिए मैंने अभी कुछ मंगाया है, वो देखते हैं। आप सबको इग्नोर करो, और अगर आपको कोई भी परेशान करे तो आप मुझे बताना। प्रिशा जब ईवा को इतना प्यार मिलते देखती है तो वो भी सब कुछ देर के लिए भूल जाती है। वो भी खुश थी कि फाइनली पूरा फैमिली का उसे प्यार मिल रहा है। लेकिन अभी भी उसकी नजर चारों तरफ थी, जैसे वो किसी को खोज रही हो। ईवा सारा सामान देखकर खुश होते हुए कहती है, अंदर सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार कि मेरा पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। आज घर का माहौल भी अलग हो गया था। सब लोग ईवा में बिजी हो गए थे। वही प्रिशा एकांश और इशू का वेट कर रही थी। प्रिशा अपने मन में कहती है, अंदर क्या वो दोनों मुझसे अभी भी इतना नाराज है कि मुझसे मिलने तक नहीं आए? प्रिशा ये सोचकर उदास हो जाती है। तभी वो देखती है कि कोई बच्चा उसके पैरों को पकड़कर गले लगना चाहता है। वो मुस्कुराकर उसे अपने गोद में उठाती है और कहती है, अंदर हाय हैंडसम, आपका नाम? वो प्रिशा को टाइट हग करते खुश होकर कहता है, अंदर बुआ, मैं आर्यन। तब जाकर प्रिशा को समझ आता है। वो आर्यन के नाक को टच करते हुए कहती है, अंदर ओह तो आप हो आर्यन, आप तो बहुत हैंडसम हो। आप थोड़ा थोड़ा तो मेरे जैसे भी दिखते हो। आप तो मेरे प्यारे बच्चे हो। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। ये सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और प्रिशा के गाल पर किस करता है। तभी ईवा उसे घूरते हुए कहती है, अंदर भाई, आप मेरी मम्मा के गोद से नीचे उतरो। वो मेरी मम्मा है, आप उन्हें किस नहीं कर सकते। वो केवल मुझसे प्यार करती है, केवल मुझसे। प्रिशा अच्छे से जानती थी कि उसकी बेटी बिल्कुल उसके बेटे जैसे थी। वो किसी से उसको शेयर नहीं करना चाहती थी। वो आर्यन से भी जल रही थी। सब ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी प्रिशा स्ट्रिक्ट होकर कहती है, अंदर ईवा बेबी, ये तुम्हारे बड़े भाई है ना, और ये मेरा बेटा भी है, इसीलिए मैं आर्यन को भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आपको। ये सुनकर आर्यन खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है ईवा थोड़ी उदास हो जाती है। इसीलिए वो प्रिशा के गोद से नीचे उतरकर ईवा के पास जाता है और प्यार से कहती है, अंदर क्यूटी, आपको तो सब यहाँ सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप तो मेरी प्यारी क्यूट सी छोटी बहन हो ना। ये सुनकर ईवा खुश होकर उसके चारों तरफ घूमते लगती है। सब बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी वहां सबको किसी की कमी खल रही थी। अब क्या होगा आगे? क्या एकांश और इशू वहां आएंगे? क्या फिर से इनकी खुशियों पर किसी की ग्रहण लगेंगी? क्या वंश ईवा की सच्चाई के बारे में प्रिशा से पूछेगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 139। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सारे लोग खुश लग रहे थे। ईवा आर्यन का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, अंदर भाई ठीक है, मैं अपनी मम्मा को शेयर करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इत्तू सा ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। आर्यन ये सुनकर मुस्कुरा देता है। प्रिशा दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है।
तभी सुप्रिया वंश से कहती है अंडरस्कोर जीजू, क्या आप इशू और एकांश जीजू नहीं आएंगे? वो दोनों कहीं दिख नहीं रहे हैं, केवल वो दोनों की ही कमी खल रही है। ये सुनकर सब उसे देखने लगते हैं। तब सुप्रिया को ध्यान आता है कि उसने गलत समय पर गलत चीज बोल दिया है। तभी माहिर कहता है अंडरस्कोर भाई, अब हम सबको पहले कुछ खा लेना चाहिए, सबको भूख लगी होगी। वंश को भी प्रिशा से बहुत कुछ पूछना था। एकांश उसका जिगरा यार था। वो जानता था कि प्रिशा के बिना वो कैसे जिया है, इसीलिए वो केवल अपनी बहन की वजह से उसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता था। वो समझ रहा था कि जब एकांश को पता चला होगा कि प्रिशा की एक बेटी भी है तो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन वो अभी अपने घर इतने साल बाद आए खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाना चाहता था। वो प्रिशा से कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस, आपको भूख लगी होगी ना? चलो, मैंने आज आपके और मेरी छोटी सी प्रिंसेस के पसंद का खाना बनवाया है। प्रिशा वंश के पास जाकर गले लगते हुए कहती है अंडरस्कोर भाई, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मुझे यही रहना है। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर मुझे और ईवा को लेकर बहुत से सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। वंश मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस, ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। वंश इतना बोल ही रहा था तभी एकांश इशू के साथ आते हुए एटीट्यूड से कहता है अंडरस्कोर वंश, तू तो मुझे इनवाइट करना भूल ही गया। ये सुनकर सब शांत होकर उसे देखने लगते हैं। वो सीधे जाकर बिना किसी को देखे सोफे पर बैठ जाता है। वो सबको घूरते हुए कहता है, क्या मुझे इस जगह पर अभी नहीं होना चाहिए था? वंश उसके पास जाकर कहता है अंडरस्कोर, ये तू कैसी बातें कर रहा है एकांश? तू हमारा फैमिली है, मैं तो बस। एकांश सब समझ रहा था लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसे बोल रहा था। तभी इशू प्रिशा और ईवा को देखता है। ईवा दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन उस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इन्हें कैसे जानते हैं। वो उछलते हुए एकांश और इशू के बीच में जाकर बैठते हुए कहती है अंडरस्कोर, ओह माय गॉड मिस्टर हैंडसम, आप भी यहाँ? आपको पता है ये मेरे वंश मामू है, लेकिन आप इन्हें कैसे जानते हैं? एकांश उसे देखकर मुस्कुराता है। वो ईवा को गोद में उठाते हुए प्रिशा के तरफ देखते हुए कहता है अंडरस्कोर बेबी, वंश और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे आप और मैं हूँ। आपकी मम्मा ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं कि मैं उनके लिए और उनके फैमिली के लिए क्या और कौन हूँ। इतना बोलकर वो प्रिशा को घूरने लगता है। प्रिशा को उसकी बातों से बहुत अजीब लग रहा था। उसे एहसास हो रहा था जैसे कहीं एकांश को पता तो नहीं चल गया ईवा के बारे में। इशू अपने डैड को घूरते हुए कहता है अंडरस्कोर प्रिंसेस, आपने खाना खाया? आप पहले खा लो, फिर हम आराम से आपके फेवरेट चीजें करेंगे। प्रिशा उन दोनों के बातों को इग्नोर करते हुए इशू के पास जाते हुए कहती है अंडरस्कोर इशू बेटा, आप मेरे कमरे में अब आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बाकी सभी लोग खाना खाए कई कुछ देर में आती हूँ। सारे लोग कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहे थे। एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिशा उसे जानबूझकर ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो यहाँ था ही नहीं। एकांश एक नजर सबकी ओर देखता है। सब समझ जाते हैं कि वो उन्हें खाने जाने को बोल रहा है। इशू प्रिशा के पीछे पीछे जा रहा था। वो भी अपनी मम्मा से मिलकर अच्छे से बात करना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। ईवा और आर्यन को लेकर वंश डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। उसे प्रिशा की थोड़ी चिंता भी हो रही थी लेकिन एकांश को वो प्रिशा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता था। एकांश इशू को देखते हुए कहता है अंडरस्कोर इशू बेटा, तुम जाकर खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? जाओ ईवा के साथ टाइम स्पेंड करो। इशू उसे घूरते हुए कहता है अंडरस्कोर, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि आपको मेरी मम्मी से बात करनी है, इसीलिए आप मुझे बहाना बनाकर खाने को भेज रहे हो। एकांश ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है अंडरस्कोर, मेरे साथ रह रहकर स्मार्ट तो हो गए हो तुम, मानना पड़ेगा। इशू इरिटेट होकर कहता है अंडरस्कोर ओके डैडी, अपना तारीफ खुद से करना बंद करो और जाकर मम्मी से मिलकर आओ। उसके बाद मेरी मम्मी को नीचे ले आना, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं आपको अपना चांस लास्ट टाइम दे रहा हूँ। ये कहकर इशू ईवा के बगल में जाकर बैठ जाता है। एकांश ईवा और इशू को एक बार निहारता है और उसके बाद वो हल्का मुस्कुराकर प्रिशा के पास चला जाता है। प्रिशा अपने कमरे में बैठे उसका वेट कर रही थी। वो अपने बेटे को प्यार से निहारना चाह रही थी। उसे अपने बेटे से बहुत कुछ बातें करनी थी, क्योंकि वो उसके बाद वो उस बंदे को ढूंढने में बिजी होने वाली थी। तभी उसका कोई गेट खोलकर अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। प्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो एकांश को देखकर शॉक्ड हो जाती है। प्रिशा हकलाते हुए कहती है अंडरस्कोर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इशू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 140, मिलन और सच्चाई। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। सारे लोग खुश लग रहे थे।
ईवा आर्यन का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, अंडरस्को भाई ठीक है, मैं अपनी मम्मा को शेयर करने के लिए रेडी हूं, लेकिन इत्तू सा ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। आर्यन ये सुनकर मुस्कुरा देता है। प्रिशा दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी सुप्रिया वंश से कहती है, अंडरस्को जीजू क्या आप इशू और एकांश जीजू नहीं आएंगे? वो दोनों कहीं दिख नहीं रहे हैं, केवल वो दोनों की ही कमी खल रही है। ये सुनकर सब उसे देखने लगते हैं। तब सुप्रिया को ध्यान आता है कि उसने गलत समय पर गलत चीज बोल दिया है। तभी माहिर कहता है, अंडरस्को भाई अब हम सबको पहले कुछ खा लेना चाहिए, सबको भूख लगी होगी। वंश को भी प्रिशा से बहुत कुछ पूछना था। एकांश उसका जिगरा यार था। वो जानता था कि प्रिशा के बिना वो कैसे जिया है, इसीलिए वो केवल अपनी बहन की वजह से उसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता था। वो समझ रहा था कि जब एकांश को पता चला होगा कि प्रिशा की एक बेटी भी है तो उस पर क्या बीती होगी। लेकिन वो अभी अपने घर इतने साल बाद आए खुशियों पर ग्रहण नहीं लगाना चाहता था। वो प्रिशा से कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी ना? चलो मैंने आज आपके और मेरी छोटी सी प्रिंसेस के पसंद का खाना बनवाया है। प्रिशा वंश के पास जाकर गले लगते हुए कहती है, अंडरस्को भाई आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मुझे यही रहना है। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर मुझे और ईवा को लेकर बहुत से सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। वंश मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे। वंश इतना बोल ही रहा था तभी एकांश इशू के साथ आते हुए एटीट्यूड से कहता है, अंडरस्को वंश तू तो मुझे इनवाइट करना भूल ही गया। ये सुनकर सब शांत होकर उसे देखने लगते हैं। वो सीधे जाकर बिना किसी को देखे सोफे पर बैठ जाता है। वो सबको घूरते हुए कहता है, क्या मुझे इस जगह पर अभी नहीं होना चाहिए था? वंश उसके पास जाकर कहता है, अंडरस्को ये तू कैसी बातें कर रहा है एकांश? तू हमारा फैमिली है, मैं तो बस। एकांश सब समझ रहा था लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसे बोल रहा था। तभी इशू प्रिशा और ईवा को देखता है। ईवा दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन उस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इन्हें कैसे जानते हैं। वो उछलते हुए एकांश और इशू के बीच में जाकर बैठते हुए कहती है, अंडरस्को ओह माय गॉड, मिस्टर हैंडसम आप भी यहाँ? आपको पता है ये मेरे वंश मामू है, लेकिन आप इन्हें कैसे जानते हैं? एकांश उसे देखकर मुस्कुराता है। वो ईवा को गोद में उठाते हुए प्रिशा के तरफ देखते हुए कहता है, अंडरस्को बेबी वंश और मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे आप और मैं हूँ। आपकी मम्मा ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं कि मैं उनके लिए और उनके फैमिली के लिए क्या और कौन हूँ। इतना बोलकर वो प्रिशा को घूरने लगता है। प्रिशा को उसकी बातों से बहुत अजीब लग रहा था। उसे एहसास हो रहा था जैसे कहीं एकांश को पता तो नहीं चल गया ईवा के बारे में। इशू अपने डैड को घूरते हुए कहता है, अंडरस्को प्रिंसेस आपने खाना खाया? आप पहले खा लो फिर हम आराम से आपके फेवरेट चीजें करेंगे। प्रिशा उन दोनों के बातों को इग्नोर करते हुए इशू के पास जाते हुए कहती है, अंडरस्को इशू बेटा आप मेरे कमरे में अब आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बाकी सभी लोग खाना खाए कई कुछ देर में आती हूँ। सारे लोग कंफ्यूज होकर उन्हें देख रहे थे। एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि प्रिशा उसे जानबूझकर ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो यहाँ था ही नहीं। एकांश एक नजर सबकी ओर देखता है। सब समझ जाते हैं कि वो उन्हें खाने जाने को बोल रहा है। इशू प्रिशा के पीछे पीछे जा रहा था। वो भी अपनी मम्मा से मिलकर अच्छे से बात करना चाहता था लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। ईवा और आर्यन को लेकर वंश डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। उसे प्रिशा की थोड़ी चिंता भी हो रही थी लेकिन एकांश को वो प्रिशा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता था। एकांश इशू को देखते हुए कहता है, अंडरस्को इशू बेटा तुम जाकर खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? जाओ ईवा के साथ टाइम स्पेंड करो। इशू उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि आपको मेरी मम्मी से बात करनी है, इसीलिए आप मुझे बहाना बनाकर खाने को भेज रहे हो। एकांश ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्को मेरे साथ रह रहकर स्मार्ट तो हो गए हो तुम, मानना पड़ेगा। इशू इरिटेट होकर कहता है, अंडरस्को ओके डैडी, अपना तारीफ खुद से करना बंद करो और जाकर मम्मी से मिलकर आओ। उसके बाद मेरी मम्मी को नीचे ले आना, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं आपको अपना चांस लास्ट टाइम दे रहा हूँ। ये कहकर इशू ईवा के बगल में जाकर बैठ जाता है। एकांश ईवा और इशू को एक बार निहारता है और उसके बाद वो हल्का मुस्कुराकर प्रिशा के पास चला जाता है। प्रिशा अपने कमरे में बैठे उसका वेट कर रही थी। वो अपने बेटे को प्यार से निहारना चाह रही थी। उसे अपने बेटे से बहुत कुछ बातें करनी थी, क्योंकि वो उसके बाद वो उस बंदे को ढूंढने में बिजी होने वाली थी। तभी उसका कोई गेट खोलकर अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। प्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो एकांश को देखकर शॉक्ड हो जाती है।
प्रिशा हकलाते हुए कहती है अंडरस्को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इशू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।